जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है और आज दोस्तों हम पंजाब मास्टर कैडर से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका यहाँ पर आज हम अध्ययन करने वाले हैं, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार दोस्तों क्या करना है, एक बार लाइक करना है, ठीक है, और उसके बाद एक बार शेयर भी कर दें सभी मित्रों को। ठीक है, और आज अपन देखेंगे यहाँ पर कि दोस्तों पंजाब मास्टर कैडर में किस प्रकार की जो प्रश्न हैं वो आए हुए हैं। अब आप लोगों के लिए उत्तर भी बताना है। ठीक है, सभी को दिख रहा है, आराम से इसकी क्वालिटी बढ़ा लें, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ाते जाएंगे तो आपको सही रहेगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले 150 प्रश्न है पूरे, तो फटाफट से उत्तर सभी लोग बताएंगे। ठीक है, किस किस से बन रहा है, किससे नहीं बन रहा है ना, सभी लोगों को उत्तर बताना है। ये मास्टर कैडर का सी सेट है। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं? चलिए तो स्टार्ट करेंगे फटाफट से, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इसमें, है ना, और जल्दी जल्दी से सभी को बताना है। प्रश्न क्रमांक आपका पहला है, हेम जी, निक्की जी, वाक्यगत शब्दों का परस्पर लिंग वचन पुरुष आदि के अनुसार संबंध क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में कि वाक्यगत शब्दों का परस्पर लिंग वचन पुरुष आदि के अनुसार संबंध क्या कहलाता है। ये आपको बताना, एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्रयोग कहलाता है, क्रम कहलाता है, अन्वय, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? जल्दी से उत्तर बताने का सभी लोग जल्दी जल्दी से बताएं। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? वाक्यगत शब्दों का परस्पर लिंग वचन पुरुष आदि के अनुसार संबंध क्या कहलाता है। तो यहां पर दोस्तों जो उत्तर लगाया बोले सर प्रयोग नहीं कहलाता, क्रम भी नहीं कहलाता। ठीक है, और उत्तर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा? सी नंबर, बिल्कुल राइट। सी यानी कि ये कहलाता अन्वय। क्या कहलाता है? अन्वय कहलाता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, लिंग वचन पुरुष आदि के अनुसार संबंध क्या कहलाता है? तो अन्वय कहलाता है। वेरी गुड। अगला देखो, शब्दार्थौ सहतौ काव्यम। ये परिभाषा अपन ने पंजाब मास्टर कैडर वाले, इससे पहले जो अपन ने वीडियो लिखा था, मतलब 26 को शायद वीडियो हुआ था अपना, कि शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, ये परिभाषा किसने दी है। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, किसने दी है सभी लोग बताएंगे। शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, चार विकल्प हैं आपके, दंडी, भामह, वामन या फिर राज से करने। तो ये आपको बताना है सोनू कुमार जी। शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, ये किसका कथन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और आपको चयन करना है। तो ये दोस्तों अपन ने पढ़ा था शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, ये किसने दिया? ये दिया है भामह साहब ने ये परिभाषा दी है। बिल्कुल सही है, यानी बी भामह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको बताना है काय का दोस्तों, आनन बदन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? आनन और बदन बताना है, ये किस शब्द के पर्यायवाची होते हैं। आपका विकल्प एक दिया है मुख, दूसरा दिया है आईना, तीसरा कुंज और चौथा दिया है धोती, है ना। चार विकल्प हैं आपका। आनन और बदन बताना था कि इसके पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में सभी लोग बताएं कौन कौन सही बता रहा है। निक्की दुबे जी, सरिता जी, है ना, अनीता जी, कुमारी हेमा जी। आनन मैंने कई बार आपको पढ़ाया था कि दसानन जब पूछा जाता है ना समास में, तो अपन बोल देते कि 10 क्या है, 10 सिर बोल देते अपन, सिर। तो 10 सिर नहीं बोलते। आनन मतलब होता है मुख, यानी कि 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण के। तो आनन का मैंने कई बार आपको बताया कि आनन मतलब होता है मुख। आनन मतलब क्या होता है? मुख। जैसे अपन बोलते हैं ना दसानन। ठीक है, तो ए नंबर आपका मुख बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मुख नंबर। समुद्र की आग के लिए एक शब्द कौन सा है? समुद्र की आग के लिए एक शब्द आपको चयन करना है। दावानल, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा या फिर वड़वानल, ये आपको चयन करना है। रिति कपूर जी उत्तर बताना है, समुद्र की आग के लिए एक शब्द कौन सा है। ये पंजाब मास्टर कैडर में प्रश्न आए हुए थे, है ना, वो बताना है। कमला ठाकुर, हाँ बिल्कुल आप भी हो क्लास में। तो समुद्र की आग के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर। तो समुद्र में लगने वाली जो आग समुद्र की आग के लिए कहते हैं दोस्तों क्या? वड़वानल। क्या कहा जाता है? वड़वानल कहा जाता है। और डी नंबर आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, वड़वानल। ठीक है, वेरी गुड, डी नंबर। इन प्रश्नों को थोड़ा सा अच्छे से देखना है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, है ना। तो 4 का नंबर होगा, दावानल नहीं होता,
वड़वानल सही होगा इसका, ठीक है, यानी डी नंबर सही होगा कुमारी हेमा जी। धृष्ट, धृष्ट शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है। धृष्ट का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? अधैर्य, विनीत, वरवर या फिर शांत। धृष्ट का विपरीतार्थक शब्द चयन करना है प्रश्न क्रमांक 5 में। उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ वंदना जी, धृष्ट का धृष्ट का विपरीतार्थक, और 5 में आपको पता है, इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना कि धृष्ट का जो विपरीतार्थक होता है, धृष्ट का जो विपरीतार्थक होता है वो होता है विनीत। क्या होता है? विनीत। विनीत होता है सरिता जी, धृष्ट का विपरीतार्थक होता है विनीत। और बी नंबर जिन्होंने लगाया बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है, विनीत नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है, छठवां नंबर है कि निम्न में से इतिहास से संबंधित उपन्यासों के रचयिता कौन है? ऐतिहासिक उपन्यासों के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? अपन ने उपन्यास पढ़ा था और अपन ने पढ़ा था, है ना, ऐतिहासिक उपन्यास किसने लिखे हैं ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित उपन्यासों के रचयिता कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रश्न क्रमांक 6 में। तो फटाफट से आंसर अगर आप लोग बताएंगे तो ये 150 क्वेश्चन जल्द ही आपके हो जाएंगे। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा ममता जी? ये पंजाब मास्टर कैडर का पेपर है और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अपन ने पढ़ा था क्या? वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा पढ़ा था राम मूरत जी, वेरी गुड। ये वृंदावन लाल वर्मा जो हैं ये ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं, है ना, ऐतिहासिक उपन्यास के ये दोस्तों जन्मदाता माने जाते हैं। कौन? सी नंबर। कई बार पूछा गया दोस्तों, ये ऐतिहासिक उपन्यासकार जो हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया और कई बार पूछा गया, इसलिए इसको याद रख लेना। ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक से अधिक अंग वाक्य होते हैं वो वाक्य क्या कहलाता है? मिश्रित, संयुक्त, साधारण या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक अंग वाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 7 में बिल्कुल सही आंसर है हेम जी, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ये नंबर बिल्कुल सही लगाया। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये किसका कथन है? प्रश्न क्रमांक 8 में मम्मट का, दंडी का, विश्वनाथ का या फिर भामह का। ये परिभाषा कई बार पूछी गई, एग्जामों में हमेशा पूछी जाती है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये कथन किसका है? तो बोले सर ये तो कई बार अपन ने पढ़ा है। और 8 का उत्तर बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? सी, बिल्कुल सही है ना, बाल गोविंद जी, विश्वनाथ। विश्वनाथ यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही है। विश्वनाथ जी की ये परिभाषा दी है इन्होंने, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसको याद रख लेना, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता के लिए कौन सी लोकोक्ति होगी? कौन सी लोकोक्ति होती है? अपन बोलते ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए इनमें से लोकोक्ति का चयन करना है। कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त और सही बैठेगी? जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक आपको बताएंगे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ ने कहा है, इसको याद रखेंगे। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है? तो अपन पढ़ते ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, हाथ कंगन को आरसी क्या। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। अब आपको बताना है खालिस्तान के सिर पर खालिस्तान का तेल। लोकोक्ति में हमें लोकोक्ति को पूर्ण करना है, क्या आ जाएगा इसमें? हाथ कंगन को आरसी का, बिल्कुल सही। अब आपको बताना है खालिस्तान के सिर पर खालिस्तान का तेल, तेल लोकोक्ति में खालिस्तान में क्रमशः क्या आएगा? दोस्तों यहां पर अपन ने जितना भी पढ़ा है ना, पंजाब मास्टर कैडर में मैं बता रहा हूं कि 90% जो अपन ने पढ़ा है सेल्फ स्टडी क्लासेस में 90% वो ही आया है ना। तो
दोस्तों इससे आप अंदाजा आपको लग जाएगा, आपसे खुद ये प्रश्न बनेंगे, है ना। खालिस्तान के सिर पर खालिस्तान का तेल, यानी कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, है ना। ये संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कुछ बदलकर अगर ज्यों के त्यों होंगे तो उन्हें तत्सम, और कुछ बदल के प्रयोग हो रहे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? प्रश्न क्रमांक 11 में संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 11 में। और बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर, सरल क्वेश्चन है, तद्भव आपका बिल्कुल सही होगा। अगर ज्यों के त्यों होंगे तो तत्सम हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, वो पूछा जा रहा है कि महाकाव्य के प्रारंभ में आशीर्वाद, नमस्कार, वस्तु निर्देश की योजना होना किस आचार्य ने माना है, ये बताना है। महाकाव्य और खंड काव्य आप पढ़ते हैं दोस्तों, है ना। एक चीज आपको याद रखने ना है कि जो महाकाव्य और खंड काव्य है, प्रबंध काव्य के दो भेद माने जाते हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? दो भेद, है ना, इसको याद रख लेना, महाकाव्य और खंड काव्य। अब महाकाव्य के प्रारंभ में आशीर्वाद, नमस्कार एवं वस्तु निर्देश की योजना होना किस आचार्य ने माना है? तो यहां पर प्रश्न क्रमांक जो 12 है इसका उत्तर चयन करना है। सभी लोग चयन करेंगे किसने माना है? आशीर्वाद, नमस्कार एवं वस्तु निर्देश की योजना होना किस आचार्य ने माना है? तब यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? भामह ने माना, क्या कुंतक ने या फिर दंडी ने? तो कौन बता रहा है 12 का उत्तर? 12 का उत्तर बताना है कमला जी, सभी लोग बताएंगे। दंडी, भामह बता रहा है कुछ लोग, और चलो कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है क्या? डी। इसका सही उत्तर क्या है? डी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये डी नंबर इसका सही है। क्योंकि दोस्तों ये आशीर्वाद, नमस्कार और वस्तु निर्देश जो माना है वो माना है किसने? विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने माना है ना। तो ये विश्वनाथ इसका सही होना चाहिए था, जो ऑप्शन आपके इसमें है नहीं। ठीक है, ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, यही तो करना था, मुझे नहीं पता, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऐसे ही करना था, डी नंबर। ठीक है, ये विश्वनाथ ने माना, विश्वनाथ ने। आशीर्वाद, नमस्कार एवं वस्तु निर्देश की योजना होना माना है किसने? विश्वनाथ ने माना है। डी नंबर इसका सही होगा, है ना। एस जी बोल रहे हैं भामह बोल रहे हैं, तो एस जी थोड़ा सा बताना किस पुस्तक में भामह दिया है ना इसको। ठीक है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है इसका विश्वनाथ ही पढ़ा है, भामह ने तो कुछ और माना है कि महाकाव्य के प्रारंभ में कुछ और उनका था, बाकी विश्वनाथ ने आशीर्वाद, नमस्कार ये माना है। ठीक है, तो डी नंबर यहां पर इनमें से कोई नहीं सही होगा। गीति काव्य की आत्मा निम्न में से किसे स्वीकार किया है, ये आपको बताना है। 13 का आंसर, 13 का। 11 का आंसर तो तद्भव है, 11 का आंसर तद्भव है, 13 का बताना है अब आपको। गीति काव्य की आत्मा निम्न में से किसे स्वीकार किया गया? कॉपी करके देना एस रत्ती जी, कॉपी करके देना, है ना। गीति काव्य की आत्मा निम्न में से किसे स्वीकार किया गया, ये बताना। विस्तार, संघर्ष, ब्योरा या फिर भाव को गीति काव्य की आत्मा निम्न में से किसे स्वीकार किया गया? किसे स्वीकार किया गया गीति काव्य की आत्मा? तो गीति काव्य की आत्मा तो भाव को स्वीकार किया गया, भाव को। ठीक है, ठीक है, तो डी नंबर आपका भाव बिल्कुल सही होगा, भाव। ठीक है, अगला देखो, आटे का चिराग घर रखूं तो चूहा ले जाए और बाहर रखूं तो कौवा ले जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 14 में आटे का चिराग घर रखूं, प्रश्न क्रमांक आपको बताना है 14 का आंसर। आटे का चिराग घर रखूं तो चूहा ले जाए और बाहर रखूं तो कौवा ले जाए। अब 4 विकल्प हैं, 4 में से अपन को चयन करना है। प्रबंधकर्ता के अयोग्य होने पर सब बातों में गड़बड़ी होती है,
या फिर दुर्बल का किसी प्रकार बचाव नहीं होता, है ना। अधिक लोभ से हानि होती है, ये तो होगा ही नहीं। बेस बदलने से स्वभाव नहीं बदलता, ये भी नहीं होगा। अब दो में से कंफ्यूजन है, दो में से कंफ्यूज होके आप क्या बता रहे हो वो देखो। प्रबंधकर्ता के अयोग्य होने पर सब बातों में गड़बड़ी होती है क्या, या फिर दुर्बल का किसी प्रकार बचाव नहीं होता, है ना। बिल्कुल सही। यहां पर जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि आटे का चिराग अगर घर पर रख रहे हो तो चूहा ले जा रहे, और बाहर रख रहे हो तो कौवा ले जा रहे। यानी कि आटे का चिराग ऐसा दुर्बल है कि जिसका किसी भी प्रकार से बचाव नहीं हो सकता, दुर्बल का किसी भी प्रकार से बचाव नहीं हो सकता। यानी कि बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। मैथिली शरणगुप्त कृत जयद्रथ वध यशोधरा रचनाएं क्या है, रचनाएं क्या है दोस्तों, ये कई बार बताया है। प्रश्न क्रमांक 15 में बताना है। खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य या फिर मुक्तक काव्य। मैथिली शरणगुप्त कृत जयद्रथ वध यशोधरा रचनाएं क्या हैं, यशोधरा रचनाएं एक क्या हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि जयद्रथ वध और यशोधरा ये क्या है, ये खंड काव्य हैं। ये क्या है दोस्तों, खंड काव्य हैं। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एक नंबर। ठीक है, एक नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड। अब यहां पर देखो, हाँ अगला है नाटक में निम्न में से किसका सर्वाधिक महत्व माना जाता है। नाटक में सर्वाधिक महत्व बताना है दोस्तों। अंतर्द्वंद का माना जाता है, विदूषक का, नेपथ्य का या फिर संकलन त्रय का। नाटक में किसका सर्वाधिक महत्व माना जाता है ये आपको बताना। प्रश्न क्रमांक 16 में, 16 में आंसर क्या हो जाएगा, विजय जी, नरेश जी, साक, सूरज जी। जब नाटक पढ़ते हैं दोस्तों तो नाटक में अपन देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो महत्व माना जाता है वो माना जाता है काय का, संकलन त्रय का, है ना, काय का, संकलन त्रय का। यानी कि आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। ठीक है, डी। वेरी गुड अनूप रावत जी, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नाटक के संवादों में स्वागत से क्या अभिप्राय है, स्वागत से, स्वागत नहीं, स्वागत से क्या अभिप्राय है। वार्तालाप, संलाप, एकालाप या फिर प्रलाप, ये बताना है दोस्तों। संलाप मतलब होता है कि अपने आप में बात करना, और दोस्तों स्वागत मतलब होता है कि ऐसा अपने विचारों को व्यक्त करना, और ऐसा व्यक्त करना जहां पर कोई ना हो आपके अलावा, है ना। तो मतलब इसका स्वागत से अभिप्राय होता है क्या, स्वागत से अभिप्राय होता है क्या, संलाप। क्या होता है, संलाप। यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ खुद में बातें, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। साधारणतः व्यक्तिगत सेवा में तीव्र सुख दुखात्मक बाह्य अनुभूति जो शब्द रूप में हो और अपनी ध्वन्यात्मकता में ज्ञेय हो सके क्या कहलाती है। ध्वन्यात्मकता में ज्ञेय हो सके वो क्या कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 18 में उत्तर बताना है। गीति काव्य, मुक्तक काव्य, एकार्थ काव्य या इनमें से कोई नहीं। यानी कि 18 का सभी लोग बताएंगे सभी। प्रश्न क्रमांक 18 में जल्दी से बताओ। अब आपको यहां पर बता, अनुभूति जो शब्द रूप हो और अपनी ध्वन्यात्मकता में ज्ञेय हो सके ये क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों क्या, गीति काव्य। बिल्कुल सही आंसर है गीति काव्य। यानी आपका उत्तर होगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर सही होगा। 22 से लेकर 26 वर्णों तक के चरणों वाला संवर्ण छंद कौन सा कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 19 का आपको चयन करना है। 19 का उत्तर क्या हो जाएगा, 19, 22 से लेकर 26 वर्णों तक के चरणों वाला जो संवर्ण छंद होता है वो क्या कहलाता है, ये आपको चयन करना है। तो यहां पर देखो, यहां पर चर्चा काय की हो रही है, वर्णों की हो रही है।
अब वर्णों की हो रही तो यहां पर थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा गौर करना है। हरिगीति का मात्रिक छंद है, कुंडलियां भी है ना, सोरठा भी है। अब एकमात्र ऐसा छंद बचा है जो वर्णिक छंद है ना, कौन सा है दोस्तों? सवैया। सवैया है कि नहीं? तो ये 26 वर्णों तक के चरणों वाला संवर्ण छंद जो है वो कहलाता है क्या? सवैया कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखोगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है, काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध के लेखक कौन है? काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? तब यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, किसका है? आचार्य शुक्ल का, है ना, रामचंद्र शुक्ल का। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ए नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, किस रीतिकालीन कवि की उक्ति है? ये तो अपन ने कई बार पढ़ी है। किसकी है? कवि की। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, किस रीतिकाल कवि की है? तो अपन ने पढ़ा था ना, देव कवि ने कहा था, क्या कहा था? कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, और किस रीतिकालीन कवि की उक्ति है? तो ये उक्ति है दोस्तों देव कवि की। किसकी है? देव, यानी कि आपका उत्तर होगा बी नंबर। ठीक है, देव कवि की ये मानी जाती है, 21 का बी नंबर। अब आपको यहां पर बताना है दोस्तों, अगला जो अपना प्रश्न है वो प्रश्न है कि वह महान काव्य रचना जिसमें जीवन का अत्यंत व्यापक चित्रण उदात्त मानवीय अनुभूतियों के रूप में प्रकट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो बताना है। प्रश्न क्रमांक बताएंगे। हाँ, वह महान काव्य रचना जिसमें जीवन का अत्यंत व्यापक चित्रण उदात्त मानवीय अनुभूतियों के रूप में प्रकट किया जाता है, वह क्या कहलाता है? रूपक, चंपू काव्य, बैलेड, या फिर महाकाव्य? क्या कहलाता है? तो जिसमें जीवन का व्यापक चित्रण किया जाता है वो तो महाकाव्य कहलाता है, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। फलागमकार अवस्था का संबंध निम्न में से किसके साथ है? फलागमकार, फलागमकार अवस्था का संबंध निम्न में से किसके साथ है? उपन्यास के साथ, कहानी के साथ, नाटक के साथ, एकांकी के साथ? ये नाटक से क्वेश्चन जो आए हैं दोस्तों, ये नाटक से जो क्वेश्चन आए हैं, इन्हीं यही क्वेश्चन गलत हुए हैं बहुत सारे अधिकांश स्टूडेंट के, है ना, जो नाटक से पूछे गए। और ये फलागमकार जो अवस्था का संबंध है, इसका संबंध भी किससे है? इसका संबंध भी नाटक से ही है ना। और नाटक को अपन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। नाटक को सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि नाटक से माना जाता है फलागमकार का संबंध, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, जमीन फोड़कर पैदा होने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? सभी लोग फटाफट से बताएंगे उत्तर। जमीन फोड़कर पैदा होने के लिए, होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? और सभी लोग एक बार लाइक भी जल्दी से कर दें, लाइक भी कर दो एक बार। जमीन फोड़कर पैदा होने वाले के लिए जो एक शब्द है वो क्या है? आजन्मा तो नहीं है, पार्थिव भी नहीं है, द्विज भी नहीं है, तो उत्तर क्या निकलेगा? उद्भिज, उद्भिज, यानी कि उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही होगा। अब कीबोर्ड की हिंदी क्या है? एक कीबोर्ड की आसानी तो पूछा गया था, है ना। कीबोर्ड, अब यहां पर देखा कि सर बोर्ड तो इंग्लिश शब्द है, तो बोर्ड आया यहां चाबी बोर्ड, नहीं है हिंदी, है ना। ये बोर्ड आया, ये भी नहीं है, दो तो कट गए, बचे दो, है ना। तो ये चाबी स्थान, चाबी स्थान तो होता नहीं बोले, है ना। क्या हो जाएगा? कुंजी पटल, क्या हो जाएगा? कुंजी पटल हो जाएगा। तो ये दो तो आपके कट जाते हैं, बाकी दो बचे, दो में कॉमन सेंस एक लगाना है कि ये कुंजी पटल कहलाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, रीति के बंधनों से रहित काव्यधारा को क्या नाम दिया गया?
रीति के बंधनों से रहित, ये तो अपन ने कई बार पढ़ा है ना। रीति के बंधनों से रहित काव्यधारा को क्या नाम दिया गया? जिन भी साथियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, वो ऐप डाउनलोड जरूर कर लेंगे, ठीक है। जहां पर दोस्तों आपको बहुत अच्छे से अध्ययन कराया जा रहा है, विस्तृत भी और दोस्तों ट्रिकी भी, ठीक है। रीति के बंधनों से रहित काव्यधारा को बोले सर कहते हैं क्या? रीति मुक्त। रीति मुक्त यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? पहला राजा, पहला राजा इसके बताना है। नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र गुप्त या फिर उपेंद्र नाथ अस्के हैं, ये बताना। पहला राजा नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? किसको पता है इसका आंसर? अनिरुद्ध जी। इन क्वेश्चनों को भूलना नहीं है अपन को, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहां पर याद रख लेना, पहला राजा नाटक के जो लेखक हैं वो है क्या? जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र यानी आपका उत्तर होगा सी नंबर, सी नंबर, ठीक है। हाँ, पहला राजा तो जगदीश जी का है, बहुत बढ़िया। आधुनिक काल को किस काल की संज्ञा से विभूषित किया गया? अब यहां पर देखना दोस्तों, यहां पर काव्य कला काल इसको कहा नहीं गया, ये तो आपका वैसे ही कट जाएगा। सूचना क्रांति काल कहा नहीं गया। अब दो में कंफ्यूजन था, तो अपन ने तो कई बार पढ़ाया है कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को जो संज्ञा दी है वो गद्य काल की संज्ञा दी है ना। कई बार पढ़ा अपन लोगों ने। तो आधुनिक काल को किस काल की संज्ञा दी गई? तो कुछ लोग नवजागरण काल भी लगा आए होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि नवजागरण काल कहा जाता है किसे? भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को नवजागरण काल कहा जाता है। गद्य काल कहा है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, बी नंबर। कुछ लोग नवजागरण लगा दिए होंगे, उत्तर क्या होगा आपका? गद्य काल, ठीक है, बी नंबर। अब यहां पर देखते हैं अमिता उपन्यास के लेखक कौन है? ये अमिता तो अपन ने कई बार पढ़ा है, कई बार उपन्यास अमिता पढ़ा है ना दोस्तों। ये अमिता उपन्यास बताना है किसका है ना। तेरी मेरी उसकी बात, है ना, अमिता। ये सारे उपन्यास कितनी बार पढ़ पढ़ के अपन ने पढ़ लिए और बोले सर ये अमिता उपन्यास है किसका? यशपाल का, है ना। यश ने बोला होगा यार चलो कोई क्वेश्चन तो आया मेरे ऊपर, है ना। यश का जब इस पेपर देखा होगा, चलो कोई तो क्वेश्चन आया जो मैंने याद किया था अपने ऊपर से, है ना। तो ये यशपाल है और ये यशपाल अमिता का है। अमिता उपन्यास यशपाल का, ठीक है। खड़ी बोली को परिष्कार तथा स्थिरता प्रदान करने वाले अग्रगण्य लेखक कौन है? खड़ी बोली को आपको पता है दोस्तों कि जो खड़ी बोली है भारतेंदु युग में मात्र गद्य की भाषा रही खड़ी बोली, है ना। यहां पर काव्य जो लिखा गया भारतेंदु युग में वो ब्रज भाषा में लिखा गया, लेकिन द्विवेदी युग जैसा ही द्विवेदी युग प्रारंभ हुआ और खड़ी बोली अपने चरम विकास पर थी, ठीक है, चरम विकास पर थी दोस्तों। और यहां पर खड़ी बोली को परिष्कार तथा स्थिरता प्रदान करने वाले जो अग्रगण्य लेखक हैं वो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। संज्ञा या सर्वनाम का मापतौल या फिर मात्रा, जहां पर मापतौल या मात्रा होती है हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम क्या? परिमाण। क्या कहते हैं? परिमाण। तो ये परिमाण वाचक है, क्या है? परिमाण वाचक। और आपका उत्तर होगा क्या? विकल्प नंबर वी, वी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। परमात्मा वर्ण, देखो परमात्मा वर्ण विष्णु के लिए अनेकार्थक शब्द बताना है, जिसका देखो एक चीज याद रख लेना, परमात्मा और यहां पर बीच में वर्ण भी आ गया, यानी कि वर्ण का भी वो होना चाहिए, विष्णु का भी होना चाहिए और परमात्मा का भी होना चाहिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको बताना, नहीं तो अनंत भी होता है परमात्मा या विष्णु का, है ना। तो ऐसा अपन को बताना है कि जो परमात्मा का भी है, वर्ण का भी अनेकार्थी है और विष्णु का भी अनेकार्थी है, तो वो अनेकार्थी आपका होगा कौन सा? अक्षर। कौन सा हो जाएगा? अक्षर होगा, ठीक है, इसको याद रखना। यानी कि 32 का आपका उत्तर होगा सी नंबर, सी नंबर, ठीक है, इसको याद रख लेना। नहीं तो विष्णु का अनंत भी होता है ना,
अपन ने पढ़ा है, लेकिन यहां पर तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर के चलना था, तो तीनों का कॉम्बिनेशन जो हुआ वो अक्षर सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, हाँ वेरी गुड। अगला है अव्यय क्या है? अव्यय क्या है? अव्यय बताना है। अभिकारी शब्द है, विकारी शब्द है, क्रिया है या फिर अर्थपूर्ण शब्द है? अव्यय बताना है। तो अव्यय कैसा शब्द है? तो अपन ने कई बार पढ़ा है अव्यय मतलब जो होते हैं जिनमें दोस्तों किसी भी प्रकार से लिंग वचन कारक आदि के कारण किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है ना, वो कहलाते हैं क्या? अभिकारी। क्या कहलाते? अभिकारी कहलाते हैं। अव्यय अभिकारी कहलाते हैं। सरल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा 33 का। ठीक है, मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी लोग लाइक जरूर कर देना जितने लोग भी देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भूलना नहीं है। और ठीक है, ये क्वेश्चन भूलना नहीं है। मुट्ठी गर्म करना, सिकाई करना, तैयारी करना, गुस्से में आना या फिर दोस्तों घूस देना। तो यहां पर तो टिक लगा है, वैसे भी आप बता दोगे कि सर ये घूस देना आपका बिल्कुल सही होगा, है ना, घूस देना। मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस देना। ठीक है, अब यहां पर देखो दुविधा में दोनों गए, खाली स्थान मिली ना राम। लोकोक्ति के स्थान पर क्या होगा? ऐसा ही होता ना कि दुविधा में दोनों गए, दुविधा में गए, माया मिली ना राम, माया मिली ना राम, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी नंबर 35 का। 36 का बताना है कंट्रोल पैनल की हिंदी क्या है? पैनल मतलब क्या होता है? अपन बोलते हैं ना कि एक पैनल बनाओ, तो पैनल से आपको थोड़ा सा लगाने था, क्या लगाना था कि पैनल मतलब होता है समूह। पैनल मतलब क्या होता है दोस्तों? समूह होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या लगाना था? क्या उत्तर लगाना था प्रश्न क्रमांक 36 में? प्रश्न क्रमांक 36 का आप लोग सभी लोग चयन करेंगे। अब तो यहां पर टिक लगा है, किसमें? नियंत्रण पट्टिका में। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर? कुछ लोगों ने सी बता दिया, कुछ लोगों ने डी बता दिया। उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। नियंत्रण पट्टिका होगा क्या? नियंत्रण पट्टिका लगा दें क्या बी में टिक? बी में लगाएं, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में, बी में टिक लगाएं कि सी में टिक लगाएं, किस में लगा दें? आपने उत्तर चयन किया है सी नंबर, नियंत्रण समूह, कंट्रोल पैनल यानी कि नियंत्रण समूह, है ना, और सी नंबर ही आपका सही होगा। ठीक है, सी नंबर। भिक्षुक कविता किस कवि की है? भिक्षुक कविता आपको चयन करना है, किस कवि की है भिक्षुक कविता? भिक्षुक कविता किस कवि की है? प्रश्न क्रमांक 37। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भिक्षुक कविता तो निराला की है, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यात्रा वृत्तांत के लिए प्रचलित अन्य नाम कौन सा है? यात्रा वृत्तांत के लिए प्रचलित अन्य नाम कौन सा होता है? प्रश्न क्रमांक आपका 38 है और आपका बिल्कुल सही आंसर है यात्रा वृत्तांत के लिए। आपने वो नहीं पढ़ा एक, अरे याया बार रहेगा याद, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा सभी लोगों ने?
तो यायावरी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यायावरी, यानी कि आपका उत्तर होगा बिल्कुल सी नंबर। ठीक है, यायावरी सी नंबर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सी नंबर। मधुशाला किस कवि की रचना है दोस्तों? मधुशाला बताना है, मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो आपको पता है कि हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन। हालाबाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं, है ना। और दोस्तों इनकी रचना है मधुबाला, है ना, ठीक है, मधुबाला। और दोस्तों ये मधुबाला यानी कि हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्ति है, मधुशाला, मधुबाला, है ना, वेरी गुड। हाँ, तो मधुशाला है, अपन ने पढ़ा था ना कि बैर कराती मंदिर मस्जिद और मेल कराती मधुशाला, ये हरिवंश राय बच्चन, यानी कि डी नंबर। प्रेमचंद हिंदी में लिखने से पहले किस भाषा में साहित्य सृजन करते थे? प्रेमचंद के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इनका वास्तविक नाम था धनपत राय, है ना। नवाब राय नाम से ये लिखते थे उर्दू में, और फिर प्रेमचंद नाम से ये लिखने लगे, है ना। तो प्रेमचंद हिंदी में लिखने से पहले किस भाषा में साहित्य सृजन करते थे? तो ये उर्दू में करते थे, है ना। जब इनकी सोजे वतन, उर्दू की सोजे वतन इनकी जब्त हुई, तो सोजे वतन के बाद दयानारायण निगम ने इन्हें प्रेमचंद नाम दिया, अपन ने पढ़ा था इसको, और ये उर्दू में लिखते थे। सरल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, जिस रचना में लेखक के अपने जीवन से संबंध वर्णन हो, लेखक के अपने जीवन से संबंध वर्णन हो, तो उसे क्या कहते हैं? जीवनी, रेखा चित्र, आत्मकथा या फिर कहानी कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? अपने जीवन से संबंध हो तो उसे कहा जाता है आत्मकथा, आत्मकथा। और सी नंबर बिल्कुल सही है ना। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सन भी बताना है सभी लोगों को। परीक्षा गुरु, बोले सर परीक्षा तो आजकल कहां हो रही है? निवास में हो रही है। परीक्षा कहां हो रही है? निवास में हो रही है। ये आपको देखना, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, पेपर उतना कठिन नहीं है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं तो वो है कौन? श्रीनिवास दास। लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउट वाले हैं, नंबर भी बहुत कटेंगे लोगों को, है ना। तो यहां पर श्रीनिवास दास आपका बिल्कुल सही होगा, श्रीनिवास, श्रीनिवास, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना 125 और 30 के आसपास एक कट ऑफ जाने वाला है, 125 और 30 के आसपास। ठीक है, तो श्रीनिवास दास आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा, ए। अगला है, निम्न में से निराला की लंबी कविता कौन सी है? निराला की लंबी कविता बताओ जल्दी से। निराला की लंबी कविता कौन सी है? जूही की कली, सच है, राम की शक्ति पूजा, या फिर बह तोड़ती पत्थर, है ना। अपने अनुसार, यहाँ के अनुसार बता रहे हैं लोग, पंजाब में अभी क्या हालत थी, है ना, किस प्रकार से लोग पढ़ रहे थे, ये तो भगवान ही जानता है। निराला की लंबी कविता कौन सी है? तो निराला जी की भिक्षुक कविता भी पूछी गई, लंबी कविता भी यहां पर पूछ ली गई, है ना। तो इनकी लंबी कविता एक है कौन सी? राम की शक्ति पूजा। कौन सी है? 43 का, राम की शक्ति पूजा इनकी लंबी कविता है, डी नंबर। प्रगतिवाद किस विचारधारा से प्रभावित है? प्रगतिवाद, प्रगतिवाद अपन ने पढ़ा था ना कि आपके मार्क्स में क्या करना है? बोले सर मार्क्स में हमें प्रगति करनी है ना। मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट में, बोले मार्क्स कम आ रहे हैं, है ना, मार्क्स कम आ रहे हैं, हमें क्या करना है? प्रगति करना है। तो प्रगतिवाद मार्क्सवाद से संबंधित माना जाता है, प्रगतिवाद मार्क्सवाद से। ठीक है, याद रखना। अगला है, इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है? इतिवृत्तात्मकता, ठीक है, इतिवृत्तात्मकता। जिन भी साथियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ऐप डाउनलोड जरूर करना है, कोर्स को एक बार परचेस करके पढ़ाई करें दोस्तों, मजा आएगा। ये पंजाब मास्टर कैडर वाले बोल रहे थे सर बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन आए जो आपने पढ़ाया उससे बाहर पेपर नहीं आया, है ना। ये इतिवृत्तात्मकता कई बार मैंने बताया है कि ये प्रवृत्ति मानी जाती है द्विवेदी युग की, द्विवेदी युग की प्रवृत्ति मानी जाती है ना। और इतिवृत्तात्मकता एक कारण भी माना जाता है छायावाद के उदय का। इतिवृत्तात्मकता एक कारण भी माना जाता है छायावाद के उदय का, है ना। मैं कहता हूं आंखें देखी और तू कहता है कागज लेखी, ये बताना है। मैं कहता हूं आंखें देखी और तू कहता है कागज लेखी किस भक्तिकालीन काव्य की, भक्तिकालीन की पंक्तियां मानी जाती हैं? प्रश्न क्रमांक 46 में रविदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर कबीरदास की। तो कबीरदास की ये पंक्ति है दोस्तों 45-46 में। आपने बताया कि जो 46 में है वो है कौन? कबीरदास। कबीरदास, मैं कहता हूं आंखें देखी और तू कहता है
कागद लेखी, और उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर आपने चयन किया तो बिल्कुल सही आंसर है ममता जी, संजय जी। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बोले सर इतना सरल क्वेश्चन आया था, मैंने कहा हाँ इतना सरल आया था, वेरी गुड, है ना। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां भी कई लोगों से नहीं बनी होंगी, है ना। और उत्तर आपका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है, और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर ये तो कई बार पढ़ा है आपने। रोबाहू सब मिली आबाहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। अब यहां पर भारत दुर्दशा है, अब भारत की बात कही हो रही, भारत दुर्दशा जो दोस्तों ये रचना है ये किसकी है? भारत दुर्दशा तो अपन ने पढ़ी भी थी भारतेंदु युग में, भारत दुर्दशा पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? कई बार पढ़ी है अपन ने दोस्तों। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? भारतेंदु, भारतेंदु यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ किन कवियों को माना जाता है? आसान क्वेश्चन है, आपको कई बार रटा है, क्वेश्चन तो आपको रटा है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ तो आपको पता है, लगभग सभी को पता होगा, है ना, किसी पर ऐसा नहीं है कि जिसको पता ना हो। छायावाद के 4 स्तंभ किन कवियों को माना जाता है? तो 49 का आपका बिल्कुल सही आंसर है। कौन है? कौन है? पंत महादेवी प्रसाद और निराला, पंत महादेवी प्रसाद और निराला, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 49 का बी नंबर। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन निम्न में से किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन साहब हैं दोस्तों, ये बताना है। हरिवंश राय बच्चन के बारे में आपको बताना है। हरिवंश राय बच्चन निम्न में से किसके प्रवर्तक कवि माने जाते हैं? हालाबाद के, राष्ट्रवाद के, प्रेमानुराग कविता के, या फिर सुराबाद के? लाइक जरूर कर देना सभी लोग। ठीक है, और जिन भी साथियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड जरूर करेंगे। ठीक है, उत्तर आपको बताना हरिवंश राय बच्चन हालाबाद, हालाबाद यानी ए नंबर। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन हालाबाद, इसको याद रखना है दोस्तों। और आपको पता है कि हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन, लेकिन जो हालाबाद जो नाम दिया था वो दिया था किसने? रामेश्वर शुक्ल अंचल ने, रामेश्वर शुक्ल अंचल ने इसका नामकरण किया था हालाबाद, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन हालाबाद के प्रवर्तक हैं, इसका नामकरण किया था रामेश्वर शुक्ल अंचल ने, है ना। जो मासलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, आपको पता है सुमित्रानंदन पंत को, सुमित्रानंदन पंत को कौन कैसा कवि स्वीकार किया जाता है? आपको पता है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन को छई रोमांस का कवि कहा जाता है, छई रोमांस का कवि। कैसे? हरिवंश राय बच्चन को छई रोमांस का कवि कहा जाता है, किसको याद रखेंगे? ठीक है, अब यहां पर याद करना है दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत का निम्न में से कैसा कवि, सुमित्रानंदन पंत को क्या प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि स्वीकार किया गया, यानी कि आपका उत्तर क्या है? 1 नंबर, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मानस के बाद श्रेष्ठ राम काव्य ग्रंथ कौन सा है? मानस के बाद श्रेष्ठ राम काव्य ग्रंथ कौन सा है? मानस यानी कि रामचरितमानस, वो दिया है यहां पर, रामचरितमानस के बाद श्रेष्ठ राम काव्य ग्रंथ कौन सा है? और अपन ने पढ़ा है कई बार कि रामचरितमानस दोस्तों ये हिंदी का प्रथम राम काव्य से संबंधित माना जाता है, महाकाव्य, है ना। और दोस्तों दूसरा महाकाव्य जो है वो कौन सा है? साकेत, राम काव्य पर आधारित जो ग्रंथ है साकेत महाकाव्य ग्रंथ है, ये दूसरा माना जाता है राम काव्य पर आधारित, है ना। इसको याद रख लेना, दूसरा यानी कि श्रेष्ठ महाकाव्य है साकेत, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। ठीक है, 20वीं सदी के किस दशक से छायावाद का आरंभ हुआ? यहां से भी कई लोग कंफ्यूज हुए होंगे। 53वां क्वेश्चन, 20वीं सदी के किस दशक से छायावाद का आरंभ माना जाता है? तीसरे, पहले, दूसरे या फिर चौथे, किस दशक से माना जाता है? सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 53, 20वीं सदी के किस दशक से छायावाद का आरंभ माना जाता है? किस दशक का माना जाता है? 20वीं सदी के किस दशक से छायावाद का आरंभ माना जाता है? यशवंत जी, वहां पर पंक्ति दी गई है, पंक्ति के अनुसार बताना था अपन को, भारत दुर्दशा, है ना। और 20वीं सदी के किस दशक से छायावाद का आरंभ माना जाता है? तो आपको पता है दशक पूछा गया, दशक, दशक पूछा गया तो दूसरे दशक से,
कौन से? दूसरे दशक से, ठीक है, तीसरे नहीं, दूसरे दशक से। कुछ लोग ये लगा रहे हैं, ये नहीं लगाना, कौन सा लगाना है? सी लगाना। दशक मतलब होता है 10 साल, और आपको पता है 20वीं सदी में 1910 मतलब पहला दशक, और 1920 यानी कि दूसरा दशक। तो 1918-20 से तो स्टार्ट हुआ ही है छायावाद, यानी कि दूसरे दशक से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो याद रख लेना है, 3 नहीं होनी चाहिए, 1936 नहीं, छायावाद बतानी, छायावाद, छायावाद भैया, छायावाद हुआ है कब से? 1918, 18 और 20, 20 भी दिया रहता है ना, तो 18 से माना जाता है विशेषता है, ये दूसरा दशक सही होगा। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य शुक्ल को, विद्यानिवास मिश्र को, प्रताप नारायण मिश्र या शिव पूजन सहाय को। सर्वश्रेष्ठ निबंधकार बताना है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, प्रश्न क्रमांक 54 में, और 54 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं, वो माने जाते हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं, और ए नंबर आपका रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही होगा, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही। अगला देखो, ममता कहानी के लेखक हैं तो कौन है? ममता कहानी, ये ममता कहानी भी पूछ ली गई, बोले ममता का प्रसाद है ना, माँ की ममता का प्रसाद मिल जाए तो क्या बात है ना, माँ की ममता का प्रसाद, तो ममता का प्रसाद, तो ममता कहानी किसकी होगी? किसकी होगी ये ममता कहानी? बोले सर ममता कहानी तो किसकी है? प्रसाद है ना, अपन ने याद किया ना था, ममता का प्रसाद, माँ की ममता का प्रसाद, यानी कि बी नंबर, प्रसाद की कहानी है। कौन सी संस्मरण? संस्मरण यहां पर बताना है दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा नहीं है? राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा नहीं है, ये आपको चयन करना। प्रश्न क्रमांक 56 में तो अपन ने देखो माटी की मूर्तें तो पढ़ा था, है ना, गेहूं और गुलाब ये वृक्ष हैं तो ये भी पढ़ा था, जंजीरें और दीवारें भी पढ़ा था, ये 3 तो आपने पढ़े थे। अब 3 पढ़े हैं तो चौथा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर, अमिट रेखाएं, ठीक है, अमिट रेखाएं आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। इति का विपरीतार्थक क्या है दोस्तों? इति, इति, इति का विपरीतार्थक कई बार पूछा गया है, इति का विपरीतार्थक, है ना, इति का मति, इत्यादि, अथ या फिर अनंत। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों ने पढ़े हैं ये क्वेश्चन कि नहीं पढ़े? प्रश्न क्रमांक 57 का आंसर बताना है, मति, इत्यादि, अथ या फिर अनंत। कुछ सिलेक्टेड में आपको विलोम शब्द बताऊंगा, लगभग 30 विलोम शब्द बताएंगे, 30 या 40 विलोम शब्द ऐसे बताएंगे जिनमें से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, है ना। इतने कठिन विलोम शब्द जब पूछे जाते हैं समझ में नहीं आता। अगर आपने इति नहीं पढ़ा है तो इति अपन तो नॉर्मल पढ़ते, बोले राजा का रानी, है ना, गाय का बैल, ये नॉर्मल पढ़ लिए। अगर आपने इति नहीं पढ़ा है ना, अर्थ, इति का अर्थ, तो आप बिल्कुल गलत करके आएंगे 100%, है ना। विलोम बिल्कुल सरल मत समझना, अगर आपने पढ़ा है तभी आप बता पाओगे इसको, ठीक है। अथ, अनिवार्य का विपरीतार्थक क्या होता है? अनिवार्य, अनिवार्य, तो अनिवार्य का बताना है। अपेक्षित, अंतिम, या इनमें से कोई नहीं है। ऐच्छिक कौन सा होता है? 80 मार्क्स बने हैं। तो एक अनिवार्य का क्या होता है? ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक यानी बी नंबर, ठीक है। कफन कहानी कैसी है? कफन, कफन के बारे में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इन्हें कफन के लिए पैसे दिए जाते हैं, है ना, और वो कफन के पैसों में क्या करके आते हैं? दारू और खाना खा के आ जाते हैं। मतलब ये उस समय की यथार्थवादी कहानी है कि उस समय क्या हो रहा था, कैसा हो रहा था, यथार्थवादी, ठीक है। तो ये कफन के बारे में अपन ने पढ़ा था कि ये प्रेमचंद जी की कहानी है, कफन, है ना, और कफन कैसी है? यथार्थवादी, यथार्थवादी, है ना। तो यथार्थवादी यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, यथार्थवादी, ठीक है, ए नंबर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? मैंने यहां आपको बताया था कि नाखून क्यों बढ़ते, बोले सर हजारों बार काटते हैं, है ना, ठीक है, हजारों बार काटते हैं, हजारों बार नाखून काटते हैं, लेकिन ये बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं समझ में नहीं आता, बोले हजारों बार काट चुके लेकिन नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो अपन ने इसको याद कर लिया था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारों बार काटे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों बार काटे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी डी नंबर।
सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं? अब तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ये तो सभी से आना चाहिए। यानी कि प्रश्न क्रमांक 61, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा, पहले तो भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांटा गया, फिर 2 काव्य धाराओं को 2-2 काव्य धाराओं में और बांट दिया गया। तो सगुण काव्य धारा में अपन रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी देखते हैं, या फिर राम भक्ति या कृष्ण भक्ति देखते हैं। तो यहां पर उत्तर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर वी। कबीर किस धारा के कवि है? कबीर, अब कबीर बताना है आपको कि द्वैतवादी है, ज्ञानाश्रयी है, प्रेमाश्रयी है या फिर सनकादि है। तो कबीर किस शाखा से संबंधित हैं? कबीर, है ना, कबीर रहस्यवादी माने जाते हैं दोस्तों। कैसे माने जाते हैं? रहस्यवादी माने जाते हैं कबीर और जायसी। और रहस्यवादियों में दोस्तों कबीर का नाम आता है। और कबीर किस काव्य धारा से संबंधित है? तो ये धारा कौन सी है? वो धारा है दोस्तों कौन सी? कौन सी है? ज्ञानाश्रयी शाखा, है ना, ज्ञानाश्रयी यानी कि संत काव्य धारा। संत काव्य धारा यानी कि आपका उत्तर होगा डी नंबर। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको बताना है दोस्तों कि बीजक किसके काव्य का संग्रह है? बीजक, बीजक किसके काव्य का संग्रह है? 63 का आंसर सूरदास, रविदास, कबीर या फिर पीपा के, किसके काव्य का संग्रह है बीजक? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बीजक, तो है ना। और अपन ने देखा था कि बीजक इसके 3 भाग हैं, साकी, सबद और रमैनी। ठीक है, तो साकी, सबद और रमैनी यानी कि डी नंबर। सी नंबर आपका कबीर बिल्कुल सही हो जाएगा, बीजक सी नंबर, है ना। गोद में बैठकर खालिस्तान में उंगली, लोकोक्ति में खाली स्थान में क्या भरना है आपको? गोद में बैठकर इस लोकोक्ति को पूरा करना है आप लोगों को। जल्दी से करो पूरा, लाइक जरूर कर देना, है ना। और हिंदी साहित्य वाले जितने भी साथी हैं दोस्तों, सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लें, मजा आएगा आप लोगों को भी, है ना। हिंदी साहित्य कैसे पढ़ना है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको खुद पता नहीं होते और रट जाते हैं, है ना। रट जाते जब क्वेश्चन सामने आता है तब आपको ट्रिक भी याद आती है और क्वेश्चन भी का आंसर भी पता चलता है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि आप लोग एक बार सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े, है ना। और गोद में बैठकर आंख में उंगली, काय में उंगली? आंख में उंगली, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंख में उंगली, नाक में नहीं, मुंह में नहीं, है ना, काय में, आंख में उंगली। तो इसका उत्तर होगा बी नंबर। बी नंबर होगा, नाक में नहीं। बहुत सारे लोगों ने नाक लगा दिया, ये आंख में उंगली होती है, आंख में। ठीक है, बी नंबर। खंड काव्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? प्रश्न क्रमांक बताना है आपको। अब खंड काव्य में देखो, खंड काव्य भी प्रबंध काव्य होता है, बिल्कुल सही है। कथा इतिहास से ली हुई अथवा कल्पना प्रसूत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, खंड काव्य में महाकाव्य की अपेक्षा तत्वों की संख्या कम होती है, बिल्कुल नहीं होती, है ना, ये कम नहीं होती। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी नंबर, खंड काव्य में महाकाव्य की अपेक्षा तत्वों की संख्या कम होती है, ये प्रश्न आपका ठीक नहीं है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, सी नंबर। जहां एक ही शब्द की एकाधिक बार बार भिन्न भिन्न अर्थों में चमत्कारपूर्ण दोस्तों आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है ना। जहां एक ही शब्द की बात हो रही है, यहां पर शब्द की एकाधिक बार, एक से अधिक बार, और अर्थ कैसे हो उनके? भिन्न भिन्न अर्थ हो। जैसे अपन पढ़ते ना कि कनक, कनक और कनक, ये एक से अनेक बार इसकी आवृत्ति हुई, इस कनक का अर्थ अलग है, इस कनक का अर्थ अलग है। तो शब्द की एकाधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है, तो वहां अलंकार अपना कौन सा होता है? 66 में। 66 में अलंकार हो जाता है अपना कौन सा? यमक अलंकार। कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है 66 में। और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ये नंबर। ठीक है, रिपोर्टाज मूलतः किस भाषा के आधार पर लिया गया दोस्तों? यानी कि जो रिपोर्टाज है ये किस भाषा का शब्द माना जाता है, ये किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, ये चीज बतानी है। मूलतः किस भाषा के आधार पर ये लिया गया है? तो कभी कभी आपको मिल जाता है क्या? फ्रेंच, फ्रेंच लिखा मिलेगा, है ना, लेकिन यहां पर क्या दिया है? फ्रांसीसी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया रिपोर्टाज, रिपोर्टाज के बारे में दोस्तों। ये एमपी टेट वर्ग 1 में भी आया था ये क्वेश्चन, है ना। रिपोर्टाज मूलतः किस भाषा के आधार पर जो तो लिया गया? तो रिपोर्टाज लिख दिया गया फ्रांसीसी। फ्रांसीसी यानी डी नंबर, डी नंबर यानी कि फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच बिल्कुल सही हो जाएगा। रेबाटी, है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रैम की हिंदी क्या होगी? रैम की हिंदी बताना है। रैंडम एक्सेस मेमोरी,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर सभी लोग चयन करेंगे 68 का आंसर निरंतर उपयोग स्मृति, आकस्मिक उपयोग स्मृति, अनुपयोग स्मृति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने चयन किया है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। रैम मतलब होता है दोस्तों निरंतर उपयोग स्मृति। ठीक है, अब ये चीज तो आपको पता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका अर्थ होता है निरंतर उपयोग स्मृति। ठीक है, ये नंबर आपने टिक लगा लिया, बहुत बढ़िया, मेहरबानी करिए ये नंबर लगा के। काव्य रूप की दृष्टि से रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? खंड काव्य है, मिश्रित काव्य है, गीति काव्य है या फिर महाकाव्य है? रामचरितमानस क्या माना जाता है? तो बिल्कुल सरल आंसर है, बोले सर ये तो महाकाव्य है। क्या है रामचरितमानस? महाकाव्य, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये महाकाव्य रामचरितमानस। ठीक है, फणीसुरनाथ रेणु किस प्रकार के उपन्यास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो फणीसुरनाथ रेणु को अपन ने कई बार पढ़ा है। क्या पढ़ा है? इनका प्रथम जो आंचलिक उपन्यास है वो मेला आंचल अपन ने पढ़ा था, मेला आंचल, है ना। और फणीसुरनाथ रेणु किस प्रकार के उपन्यास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं? तब आपको बताना 70 का आंसर, और आपने बिल्कुल सही टिक किया है, बोले सर आंचलिक। कैसा उपन्यास है? उपन्यासकार आंचलिक माने जाते हैं। अज्ञेय किस काव्यधारा के प्रवर्तक हैं? अज्ञेय बताना है दोस्तों नई कविता के, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, प्रेम और मस्ती काव्यधारा, यानी कि 71 का आंसर। अज्ञेय किस काव्यधारा के प्रवर्तक हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रयोगवादी, है ना। ये प्रयोगवादी है, लेकिन प्रयोगवाद नाम किसने दिया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने दिया था? नंद दुलारे वाजपेयी साहब ने दिया था प्रयोगवाद नाम, है ना। लेकिन प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय। अज्ञेय माने जाते हैं, तार सप्तक से इसका प्रारंभ माना जाता है, तार सप्तक से, है ना, 1943। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। मेमोरी यूनिट, यूनिट की हिंदी क्या होगी? मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी आपको पता है स्मृति होता है, स्मृति होती है, तो सी और डी काट दो, है ना। अब दो चीजें बची। अब यूनिट का आपको पता है कि यूनिट अपन पढ़ते हैं कि अपन ने 5 यूनिट पढ़ ली, बोले सर यूनिट का इकाई होता है, तो आपने लगा लिया इकाई, तो उत्तर आसान हो गया, स्मृति इकाई, यानी कि उत्तर क्या होगा आपका? ए नंबर होगा। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको चयन करना है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है दोस्तों, कौन माने जाते हैं गौड़ीय संप्रदाय? गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय अपन ने पढ़ा था गॉड, गॉड से पढ़ा था गॉड, बोले गॉड की, गॉड को चिंता है, चिंता, है ना। तो ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं दोस्तों, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक के माने जाते हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय संप्रदाय। संप्रदाय से भी एक क्वेश्चन बनता ही है, इसलिए याद रख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन संप्रदाय से भी आता है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका, बोले सर हजारी की भूमिका 40 की हो गई। हजारी की भूमिका कितने की हो गई? 40 की हो गई। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से भी पूछ लिया गया, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? अपन ने याद किया था कि हजारी की भूमिका 40 की हो गई। तब आपका उत्तर हो जाता है क्या? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। हजारी की भूमिका 40 की हो गई, और इसका रचना काल भी क्या है? रचना काल भी 1940 है, 40 की हो गई। ठीक है, इसको याद रखना। खंड काव्य के संदर्भ में आपको बताना है दोस्तों, खंड काव्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? तो खंड काव्य के संदर्भ में ये क्वेश्चन अपना क्या हो गया है? डबल हो गया ये पेज। अगला बताना है, सारंग किस शब्द का समानार्थक है? सारंग बताना है दोस्तों, सारंग किस शब्द का समानार्थक माना जाता है? शार्दुल का, मतंग का, या फिर दोस्तों हरिवाहन का, या फिर हिरण का? सारंग किस शब्द का समानार्थक है? चयन करें सभी लोग। प्रश्न क्रमांक आपका 75 है, सारंग किस शब्द का समानार्थक है? ये चयन करना है। 75। सारंग किस शब्द का समानार्थक माना जाता है? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कहीं कहीं मिलेगा शार्दुल का भी मिलेगा,
कहीं कहीं हिरण का भी मिलता है ना। तो यहां पर याद रख लेना, एक ये जो है ना, जो अधिकांशतः होता है कि सारंग किसका समानार्थक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिरण का समानार्थक क्या है, एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस किसका समानार्थक है, तो हिरण का समानार्थक है सारंग, है ना। यानी कि आपका उत्तर होगा सी नंबर, हिरण का। हिरण का समानार्थक होता है सारंग, ठीक है। इसको याद रखेंगे। कहीं कहीं शार्दुल भी मिलता है ना। और तो एक क्वेश्चन में डबल डबल आंसर दिए गए हैं, इसमें शार्दुल भी दिया गया है, हिरण भी दिया गया है ना। लेकिन जो दोस्तों आपका उत्तर होगा वो यहां पर हिरण ही लेंगे अपन, हिरण का सारंग है सी नंबर, ठीक है। कौन सा शब्द कमल का समानार्थक नहीं है, कमल का 76, कमल का बताना है। प्रश्न क्रमांक 76, पदम, मनसेज, बारेज या फिर दोस्तों सरसेज, कमल का समानार्थक कौन सा नहीं है, 76 का आपको बताना है। कमल का समानार्थक कौन सा नहीं है। और यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोले सर पदम है कमल का, बारिज भी है ना, बारिज भी है और सरसेज भी है। लेकिन जो मनसेज है ये मनसेज नहीं है, ये काय का है, ये तो कामदेव का है। मनसेज काय का है, कामदेव का, ठीक है। तो ये मनसेज नहीं है, यानी कि आपका उत्तर होगा बी नंबर, ठीक है। कमल का मनसेज नहीं होता, ठीक है। मनसेज ये काय का है, ये कामदेव का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। देवनागरी, देव यहां पर मैंने आपको याद करवाया था, यहां पर आया था देवनागरी लिपि सुधार समिति। और आपको देवनागरी सुधार समिति मैंने बताया था कि नरेंद्र देव, नरेंद्र देव उत्तर प्रदेश सरकार की देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष आपको बताना था। और अध्यक्ष कौन थे, तो वो अध्यक्ष थे कौन, नरेंद्र देव। कौन थे, नरेंद्र देव। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर 77 का नरेंद्र देव। इसको बोलना नहीं है यूपी टीजीटी बीजीटी वाले, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार की देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, तो वो थे नरेंद्र देव, आपको पता होगा। डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। और देवनागरी लिपि सुधार समिति का सबसे पहला प्रयास हुआ था महाराष्ट्र में, है ना। ये भी याद रखना। हिंदी की पहली महिला, ये पहली कहानी लेखिका कौन है, 78 पहली कहानी लेखिका, है ना, कौन है, बोले सर राजेंद्र बाला घोष, है ना। कौन है, राजेंद्र बाला घोष। और इनकी जो रचना है 1907 की कौन सी है, दुलाई वाली। बोले दुलाई वाली महिला को साथ में लेकर आना, अपन ने पढ़ा था ना, दुलाई वाली महिला को साथ में लेकर आना। तो 1907 की इनकी रचना है दुलाई वाली, राजेंद्र बाला घोष की। और ये प्रथम महिला कहानी लेखिका मानी जाती है राजेंद्र बाला घोष, है ना। इनका नाम था राजेंद्र बाला घोष या फिर बंग महिला, बंग महिला, है ना। ये नंबर। कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। अब एक पंजाब, ये तो दोस्तों पंजाब की मास्ट बॉर्डर कैडर की थी, है ना, ये बॉर्डर एरिया की थी। इसमें पंजाब में और भी होगी क्या, यसरत्ती जी, पंजाब की ये तो बॉर्डर कैडर वाली थी, इसमें और भी होती है पंजाब मास्टर कैडर में। रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर है ना। विनय प्रेम पचासा भी है, विनय प्रेम पचासा भी है। फूलों का गुच्छा भी है ना। कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, ये प्रेम पुष्पावली नहीं है, प्रेम पुष्पावली। ये प्रेम पुष्पावली किसकी है, ये प्रताप नारायण मिश्र की है, प्रताप नारायण मिश्र की, है ना, प्रेम पुष्पावली। तो यहां पर सी नंबर बिल्कुल सही होगा, सी नंबर, ठीक है। ये फूलों का गुच्छा तो है, फूलों का गुच्छा तो भारतेंदु बिल्कुल सही है। दीपिका जी, है ना। मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया, मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को, है ना। तो पंजाब में मास्टर कैडर की दोस्तों ये बॉर्डर वाली थी, और भी इसकी वैकेंसी आएगी, है ना। हाँ, मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया, श्रृंगार काल, कला काल, रीति काल या फिर दोस्तों अलंकृत काल। मिस्र बंधुओं ने बताना उत्तर मध्यकाल यानी कि उत्तर मध्यकाल यानी कि रीति काल, है ना। तो रीति काल को मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया, कला काल, रीति काल या फिर अलंकृत काल, क्या नाम दिया। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मिस्र बंधुओं ने कहा था क्या, अलंकृत काल। और विश्वनाथ ने क्या कहा था,
श्रृंगार काल, ठीक है, बिल्कुल सही। 8300 एनटीटी की है। अच्छा, अब यहां पर देखो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है? ये अपन इस क्वेश्चन को अपन ने क्लास के पहले भी पढ़ा था, जिसमें अपन लोग कंफ्यूज भी हुए थे, है ना। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास बताना था, है ना। तो ये उत्तर भी आपसे पूछा गया है, और उत्तर कौन सा है दोस्तों? हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला, कई लोगों ने तो लगा दिया था, कौन सा लगा दिया होगा? इस्तबारदाला लेतुतुर एंदु हिंदुस्तानी, है ना, कई बार उन्हें ये लगा दिया होगा, इस्तबारदाला लेतुतुर एंदु हिंदुस्तानी लगाया होगा, लेकिन आपको आपने क्या लगाया? हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास था, कौन था? शिव सिंह सरोज था, शिव सिंह सरोज, यानी बी नंबर। बहुत सारे लोगों ने ये गलत किया होगा क्वेश्चन, है ना, तो बी नंबर। किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है ना। अपन ने पढ़ा कि नव जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को, ठीक है। अब यहां पर बताना किस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। तो जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है? चार विकल्प हैं, द्विवेदी युग को, छायावाद युग को, उत्तर मध्य भारतेंदु या फिर उत्तर छायावाद। तो वो कहा जाता है दोस्तों किसको? द्विवेदी युग को, है ना। जागरण सुधार काल कहा जाता है द्विवेदी युग को, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये नंबर, वेरी गुड। अगला बताना मराल किस शब्द का समानार्थक है? मराल बताना है, मराल, मराल किस शब्द का समानार्थक माना जाता है? उत्तर हो जाएगा क्या? हंस, हंस, है ना, मराल का होता है हंस, ठीक है, डी नंबर। अब आपको बताना है दोस्तों कौन सा समरूप भिन्नार्थक, यहां भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, ग्रुप में भी हो रहे थे। समरूप भिन्नार्थक युग में गलत है, तो कौन सा है? क्रोड़, कोड़, है ना, अभिराम, अभिराम, पानी, पानी। तो बताना है यहां पर कि समरूप भिन्नार्थक शब्द कौन सा गलत है। प्रश्न क्रमांक 84 कौन सा गलत है? समरूप भिन्नार्थक योग में कौन सा गलत है, ये आपको चयन करना है। आरती जी, विनोद कुमार जी, कौन सा समरूप भिन्नार्थक योग में गलत है? तो आपको पता है यहां पर एक चीज पूछी गई, समरूप। क्या पूछी गई? समरूप, यानी कि जिसका रूप कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, उसके समान ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा अभिराम और अभिराम बिल्कुल समरूप है, ठीक है, और भिन्नार्थक भी है। पानी और पानी समरूप है ना, भिन्नार्थक है। लेकिन क्रोड़ और कोड़ ये समरूप नहीं है, भिन्नार्थक तो है लेकिन समरूप नहीं है ना। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा सही, ए नंबर, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही होगा इसमें, ए नंबर। समरूप तो समरूप नहीं है लेकिन भिन्नार्थक है, तो यहां पर पूछा गया था समरूप भिन्नार्थक, तो आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया कि कौन सी मानक वर्तनी है ना। तो यहां पर आपका संबंध सही है, संबंध यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, संबंध वाला मानक वर्तनी सही होगा, है ना दोस्तों। और यहां पर आपका वृद्धि की भाववाचक संज्ञा ये वार्धक्य बिल्कुल सही है, ठीक है, वार्धक्य। हिंदी में अनुस्वर का चिन्ह क्या कहलाता है? अनुस्वर मतलब क्या होता है? अयोगवाह है, अपन बोलते हैं ना अनुस्वर, अनुस्वर मतलब अयोगवाह है, ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं? रामनरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं? दिख रहा है क्या आप लोगों को? रामनरेश त्रिपाठी, तो रामनरेश त्रिपाठी की अपन ने पढ़ी थी ना, मानसी, स्वप्न, ये रचना इनकी अपन ने देखी थी। और रामनरेश त्रिपाठी जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं अपने कौन से? द्विवेदी युग के। रामनरेश त्रिपाठी ये द्विवेदी युग के माने जाते हैं दोस्तों, द्विवेदी युग, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होना था? सी नंबर, द्विवेदी युग, ठीक है। हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन है? हिंदी नवरत्न, हाँ 85 का ए होना था संबंध, ए नंबर बिल्कुल सही, है ना। अब रामनरेश त्रिपाठी किस युग के हैं? तो द्विवेदी युग के हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है।
हिंदी में अनुस्वर क्या है? तो अयोगवाह कहलाते, बिल्कुल सही है ना। और द्विवेद योग हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु विनोद भी इन्होंने लिखी, मिश्र बंधुओं ने, है ना। और नवरत्न भी लिखी है मिश्र बंधुओं ने, हिंदी नवरत्न, है ना। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक रचना पहले किस भाषा में लिखी गई? प्रेम पथिक, ये प्रेम पथिक सबसे पहली बात तो ये जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की है और ये किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में लिखी गई। पहले इसे ब्रज भाषा में लिखा गया था, ब्रज भाषा, है ना। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अपन ने दोस्तों पढ़े हैं क्या? रूढ़ शब्द, योग रूढ़, है ना, और दोस्तों यौगिक, ये तीन शब्द पढ़े हैं। जिनके सार्थक खंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जिनमें तीसरा अर्थ निकलता है वो योग रूढ़ कहलाते हैं, है ना। जिनके सार्थक खंड नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। रूढ़ यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर, ठीक है। सर्वनाम के भेद पूछ लिया गया, तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं। प्रयत्न के आधार पर चा, छा, जा और झा, मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको बताया था कि चा, छा, जा और झा ये दोस्तों क्या कहलाते हैं? ये स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। ये आपको पुस्तक में कम ही मिलते हैं, ये कम ही मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। और जब ये पूछे जाते हैं तो बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं इनको। चा, छा, जा और झा ये स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो सही होगा, डी नंबर, स्पर्श संघर्षी, ठीक है। समस्या पूर्ति किस युग की काव्य की पद्धति है? समस्या पूर्ति, समस्या पूर्ति दोस्तों ये भारतेंदु युग की, अगर आपने ऐप में भारतेंदु युग अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको पता चला होगा कि समस्या पूर्ति जो एक विशेषता है वो भारतेंदु युग की विशेषता है। किस युग की है? भारतेंदु युग की समस्या पूर्ति, ठीक है। बी नंबर यहां पर आपका सही होगा। फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया 1938 में, 1938 में ये लिखा गया था आलोचनात्मक इतिहास, और ये अधूरा ग्रंथ था। ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था किसने? राम कुमार वर्मा ने, ठीक है, आलोचनात्मक इतिहास। डायरी विधा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, स्वीकृत है? तो डायरी के लिए है दोस्तों कौन सा? दैनंदिनी, दैनंदिनी ये डायरी के लिए प्रयोग होता है, बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है यहां पर, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को दिख भी रहा होगा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सभी लोग चयन करेंगे। सरहपाद है, पुष्पदंत है, राहुल सारिभद्र सूरी है, या फिर मुल्ला दाऊद है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? प्रश्न क्रमांक 97। और आपने बिल्कुल सही टिक किया है कि राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है? सरहपाद को। ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, ए नंबर। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, है ना, प्रमाणिक अप्रामाणिक, इनको भी याद रखना है। प्रमाणिक किसने माना? मैंने ट्रिक से भी आपको बताया है ऐप में, है ना। ऐप में जब आप कोर्स देख रहे होंगे आदिकाल में, प्रमाणिक किसने माना ट्रिक से मैंने आपको बताया है, अप्रामाणिक किसने माना ये भी आपको ट्रिक से बताया है ना। सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, यानी कि आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। इन्होंने सर्वथा अप्रामाणिक माना है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। अगला है आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? मैंने आपको याद करवाया था आखिरी सलाम अब जायसी, आखिरी सलाम अब जायसी, कैसे याद किया था अपन ने? बोले सर आखिरी सलाम अब जायसी। तो ये आखिरी सलाम जो कवि की रचना है वो रचना है किसकी? जायसी की, है ना। आखिरी सलाम अखरावट भी है इनकी, है ना। आखिरी सलाम या आखिरी कलाम अब जायसी, जायसी तो डी नंबर जायसी जी की, ठीक है। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि कौन है? ये मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के, यहां से जरूर पूछा जाता है दोस्तों। प्राणचंद्र चौहान से एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बनता है, या तो पूछ लिया जाता है कि रामायण महानाटक के रचयिता कौन है, तो आपका उत्तर होता है प्राणचंद्र चौहान। या पूछ लिया जाता है कि प्राणचंद्र चौहान किस काव्यधारा के कवि हैं, तो आपको लगाना है राम काव्यधारा के। या पूछ लिया जाता है कि राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि कौन है, तो उत्तर होता है प्राणचंद्र चौहान, है ना। तो प्राणचंद्र चौहान से दोस्तों हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है, इनको याद रख लेना है। 2-3 प्रकार के 4 प्रकार के क्वेश्चन इनसे बनते हैं प्राणचंद्र चौहान से, इनको हमें याद करना है। प्रभु जी
तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है, ये बतानी है। रसखान, रैदास, कबीर या फिर नामदेव। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां मानी जाती हैं। तो यहां पर 101 का उत्तर बताना है, और 101 का ये तो किसकी है, ये तो रैदास की है। रैदास यानी कि बी नंबर। मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास, है ना, ये वही रैदास हैं, मीराबाई के गुरु थे। हिंदी के पूर्व मध्यकाल का आरंभ दिल्ली में किसके राज्यकाल में हुआ था। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल का आरंभ जो हुआ था वो किसके राज्यकाल में हुआ था। तो ये आपको बताना है, मतलब वो राज्य दिल्ली में किसका राज चल रहा था जब ये हमारा दोस्तों पूर्व मध्यकाल स्टार्ट हुआ। और पूर्व मध्यकाल आपने पढ़ा है कि 1375 से लेकर के 1700 का जो काल था ये पूर्व मध्यकाल का काल था, यानी कि भक्ति काल का काल था। और इस समय दिल्ली में जो शासन था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का। यानी उत्तर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर सी, 102 का सी। और अगला क्वेश्चन आपको चयन करना है ना, उच्चारण स्थान के आधार पर ला और सा ध्वनियां क्या हैं। ला और सा ध्वनियां बताना है दोस्तों, ये क्या है, ये इनका उच्चारण जो होता है वो कैसे होता है। मूर्धन्य से लुंठित है, कंठ है या फिर बर्त्स ध्वनियां हैं। ला और सा ध्वनियां क्या होती हैं, इनका उच्चारण कैसे होता है वो बतानी है। ला और सा ध्वनियां इनका दोस्तों ये कैसी ध्वनियां हैं, प्रश्न क्रमांक 103 में। और 103 में आपने चयन किया है क्या, ये बर्थ से, कैसे, बर्थ, बर्थ यानी कि होता है डी, यानी कि मसूड़ा। बर्थ मतलब क्या होता है, मसूड़ा, है ना, जो मसूड़े रहते हैं ना अपने यहाँ पर मसूड़े, ये बर्थ से होते हैं दोस्तों। ला और सा जो ध्वनियां हैं ये बर्थ ध्वनियां कहलाती हैं। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, इनका उच्चारण जो होता है ना, स्थान आधार पर डी नंबर, बर्थ। ठीक है, अगला बताना, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया। बोले सर चरणों में गिरे, चरणों में गिरे। ठीक है, चरणों में गिरे, चरणों में गिरे। हाँ, तो ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चरणों में गिरे। बोले सर चरणों में गिरे तो किससे, ग्रियर्सन ने, गिरे से ग्रियर्सन, और काय में गिरे, चरणों में गिरे तो चारण काल, चरणों में गिरे तो चारण काल। इसको याद रखेंगे। नामकरण से एक क्वेश्चन बनता ही है हर एग्जाम में। नामकरण, आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल का जो नामकरण किया गया, इनसे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, एक क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से याद रखना। परमाल रासो किसकी कृति मानी जाती है, 105 का आंसर। परमाल रासो, दलपत विजय, नरपति नाल, जगनेक या फिर सारंगधर। 105 का आंसर आपको बताना है। और जिन भी साथियों ने दोस्तों कोर्स नहीं लिया है वो कोर्स ले ले, मजा आएगा। कोर्स तो आपको मिलेगा ही, साथ ही मार्गदर्शन भी आपको मिलता है कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है ना, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको जब मिलती हैं, इतनी सारी चीजें, तो एक कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए। सभी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, है ना। और परमाल रासो किसकी कृति है, अपनी ऐप डाउनलोड आपको करना है। ऐप डाउनलोड करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो दोस्तों यहां पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है। मात्र ये 1200 रुपए में उपलब्ध है आपके लिए अभी 1 जनवरी तक। ठीक है, और परमाल रासो, बोले परमाल अगर क्या करना है, दूसरों का माल अगर चुराना है, लेना है तो जगना पड़ेगा, तो जगनेक, जगनेक यानी सी नंबर। ठीक है, पंचवटी के रचनाकार कौन है, पंचवटी, पंचवटी बताना है ना। पंचवटी के रचनाकार, बोले आज तो मैथी बटी है ना, आज क्या बटी, मैथी बटी, पंचवटी में मैथी बटी, ये मैथी बटी, ये पंचवटी दोस्तों मैथिली शरण गुप्त है। और बी नंबर आपका पंचवटी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, किस उपन्यास को रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया, देखो, है ना, तो ये पूछ लिया गया दोस्तों, 2 बार पूछ लिया गया, किस उपन्यास को रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक। मैंने आपको कई बार बताया है, कई बार आपसे बताया है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो, एक बार आपसे पूछ लिया गया कि परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है ना। दूसरी बार आपसे पूछ लिया गया कि रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास किसे माना, है ना। मैंने कितनी बार आपको बताया था, है ना, आप लोग सही करके आए होंगे, ये परीक्षा गुरु को ही माना है। ठीक है, ए नंबर। ठलुआ क्लब किसकी रचना है, ठलुआ क्लब, ये बताना है, ठलुआ क्लब ये किसकी रचना है दोस्तों।
किसकी है? फलुआ क्लब के रचनाकार कौन है? 108, और 108 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गुलाब राय। गुलाब राय, पिंकी जी डी नंबर बिल्कुल सही है, गुलाब राय। ठीक है, निम्न में से शब्दालंकार कौन सा है? शब्दालंकार और अर्थालंकार से क्वेश्चन एक नॉर्मल पूछा जाता है कि शब्दालंकार कौन है और अर्थालंकार कौन है। ठीक है, तो ये अर्थालंकार और शब्दालंकार भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, आपको इनको पढ़ना है। दोस्तों एक चीज होती है कि जब अपन एग्जाम देते हैं यहाँ पे खुद पता नहीं रहता कि कौन कौन से टॉपिक छूट रहे हैं, अभी कौन कौन से और पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर शब्दालंकार जो है वो कौन सा है? यमक, यानी कि आपका जो ए सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, सी नंबर। ठीक है, यमक। अगला क्वेश्चन 110 का आंसर आपको बताना है। 110 में आंसर क्या हो जाएगा? 110 में चौपाई क्या है? चौपाई क्या है? चौपाई क्या है? मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, या फिर यति है ना? तो अपन ने पढ़ा था कि चौपाई, चौपाई मतलब 4 पाई, और 4 पाई को बोले सर स्क्वायर कर दो, बराबर क्या हो जाएगा? 16। तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं, चौपाई में मात्राएं होती हैं, इसलिए ये क्या है? मात्रिक छंद है, चौपाई है ना, मात्रिक छंद है। तो ये छंद से भी क्वेश्चन आया। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की, तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, भारतेंदु जी की ये पंक्ति मानी जाती है ना। और चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अनुप्रास या फिर विरोधाभास, इसमें हमें बताना था कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना था। और 111 का आंसर, और 111 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। बोले सर इसमें तो अनुप्रास है, सी नंबर है ना। किसका संबंध कहानी के साथ नहीं है? तो अपन ने कौन कौन सी कहानी पढ़ी थी दोस्तों? आ कहानी भी पढ़ी थी, नई कहानी भी पढ़ी थी, सचेतन कहानी भी आपने पढ़ी थी, सक्रिय कहानी भी आपने पढ़ी थी। तो ये कहानी आंदोलन थे, आ कहानी आंदोलन, नई कहानी आंदोलन, सचेतन कहानी आंदोलन, है ना। आ कहानी आंदोलन के अपने गंगा प्रसाद विमल पढ़े थे, इसके प्रवर्तक, है ना। मोहन राकेश और ये नई कहानी के माने जाते हैं, है ना। और सचेतन कहानी के कौन से पढ़े थे? कौन? महीप से हैं, महीप से पढ़े थे सचेतन कहानी के। तो ये सचेतन कहानी का एचपी टेट में भी पूछा गया था। तो यहाँ से जो कहानी आंदोलन है, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको याद करवाए हैं ट्रक से, यहां से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो इनको भी अपन को याद रखना है। रमा, रमा अपने काम से यहां आई है में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न क्रमांक 113। जहां पर मैं आपसे बोलता हूं दोस्तों कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से ही आपको पढ़ना है ना। जैसे अपन ने मनोविश्लेषणवाद को पढ़ा था, वहां से क्वेश्चन बनते ही हैं, है ना। कहानी आंदोलन से क्वेश्चन बनते ही हैं, है ना। तो रमा अपने काम से यहां आई थी, अपने काम से, अपने मतलब ये निजी काम हो गया, निजी यानी कि ये जो सर्वनाम होगा वो होगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक यानी कि आपका उत्तर होगा बी नंबर, निजवाचक। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर देखें, हिंदी का पहला रिपोर्टाज लेखक किसे माना जाता है? तो पहला रिपोर्टाज लेखक बताना है ना। तो अपन ने एक पढ़ा था दोस्तों, हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा पढ़ा था? लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा पढ़ा था। लक्ष्मीपुरा बोले लक्ष्मी दान कर दो लक्ष्मी सेव को दान कर दो। ठीक है, अपन ने पढ़ी थी ना कि लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है, इसके लेखक कौन है? तो अपन ने ट्रिक बनाई थी कि लक्ष्मी, पूरी लक्ष्मी सेव को दान कर दो। तो सेव को दान यानी कि सेवदान से चौहान, ये प्रथम रिपोर्टाज लेखक माने जाते हैं। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ए नंबर। ठीक है, श्राप का चार आदिकालीन किस साहित्य की रचना है? अपन ने तो पढ़ ली थी कि श्राप का चार की रचनाकार देवसेन है ना, और ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। और जो श्राप का चार है, इसमें दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है, और इसमें श्रावक धर्म के बारे में बताया गया है श्राप का चार में, है ना। तो ये किस साहित्य से संबंधित मानी जाती है श्राप का चार, है ना। श्राप का चार हिंदी की प्रथम रचना, और ये जैन साहित्य से संबंधित मानी जाती है। जैन साहित्य यानी कि आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, जैन साहित्य। ठीक है, हिंदी की पहली आत्मकथा के लेखक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है, जल्दी बताओ। 116 का आंसर बताना। ये बुक नहीं है माही जी, ये क्वेश्चन पेपर है पंजाब मास्टर कैडर का, है ना। हिंदी की पहली आत्मकथा के लेखक किसे माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 116। प्रश्न क्रमांक 116, हिंदी की पहली आत्मकथा के लेखक किसे माना जाता है? और हिंदी की पहली आत्मकथा, यहां पर दोस्तों ऑप्शन नहीं है, तो यहां पर ये क्वेश्चन जो आपका होने वाला है वो होने वाला है गलत,
कैसा होना वाला गलत, क्योंकि हिंदी की पहली आत्मकथा की बात होती है तो वो आत्मकथा है कौन सी, अर्धकथानक, है ना, कौन सी है, अर्धकथानक है। ये जब आपका वो पूछा जाएगा आंसर शीट में तो उसमें आपको लगाना है। देखो लगाए जा रहे हैं बहुत सारे लोग, श्याम सुंदर, कोई बी बता रहा है, कोई बता रहा है सी, है ना। ये याद तो रखो कि हिंदी की प्रथम जो कहानी है, प्रथम आत्मकथा है, वो कथानक कौन सी है, अर्धकथानक, अर्धकथानक है, ये भी याद रख लेना है। अर्धकथानक ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, हेम जी, ठीक है, और ये बनारसी दास जी की है, याद रख लेना, है ना। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, यानी कि एक जो क्वेश्चन है इसका नंबर आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब राजा निर्बसिया कहानी के लेखक कौन है, 117, राजा निर्बसिया, राजा निर्बसिया, तो जल्दी बताओ, राजा निर्बसिया कहानी, ये राजा निर्बसिया कहानी अपन ने पढ़ ली थी, है ना, और पढ़ी थी, तो इसके कहानीकार बताओ कौन है, राजा निर्बसिया। हाँ, राजा निर्बसिया की जल्दी से बताना, 117 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से चयन करो सभी लोग। राजा निर्बसिया कहानी के जो लेखक हैं वो है कौन, कमलेश्वर, कमलेश्वर यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर, ठीक है, कमलेश्वर माने जाते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी है, 118, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी मानी जाती है, रामधारी सिंह दिनकर की, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी गुप्त, या फिर सुमित्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत 118वां प्रश्न है, और आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये है वीरों का कैसा हो बसंत, सुमित्रा कुमारी चौहान, है ना, सुमित्रा कुमारी चौहान, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत सुमित्रा कुमारी चौहान का ये है दोस्तों। और प्रेमचंद की कहानियों के संकलन का क्या नाम है, प्रेमचंद की कहानियां किसमें संकलित हैं, है ना। हाँ, प्रश्न प्रेमचंद यानी कि 119 का आंसर आपको चयन करना है। प्रेमचंद की कहानियों का संकलन किसमें है, मानसरोवर के 8 भागों में, है ना, मानसरोवर के 8 भागों में, यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के, यानी कि जो दोस्तों ये नंबर है वो बिल्कुल सही है। अंकावतार, अंकावतार का संबंध किससे है दोस्तों, अंकावतार का संबंध किससे है, नाटक ने दोस्तों, कटाप नाटक ने नाटक कर दिया है पंजाब मास्टर कैडर में, लगभग 4 से 5 प्रश्न ऐसे आए हैं नाटक से जो बहुत सारे लोगों में नहीं बने होंगे, है ना। तो ये आपको बताना है कि अंकावतार का संबंध किससे है, तो यहां पर उत्तर जो आपका है दोस्तों वो है किसका, नाटक, नाटक का संबंध है अंकावतार से, इसको याद रखेंगे कि नाटक से 4-5 प्रश्न आए जो कटाप में गड़बड़ी कर देंगे बहुत सारे लोगों के, है ना। तो ये नाटक यानी सी नंबर, है ना। स्वयं को हिंदुस्तान की तूती किसने कहा, स्वयं को हिंदुस्तान की तूती किसने कहा, यह भी आपको बताना है। हिंदुस्तान की तूती अमीर खुसरो ने या फिर विद्यापति ने, स्वयं को हिंदुस्तान की तूती किसने कहा था, 121 का आंसर, प्रश्न क्रमांक 121 है और उत्तर भी आपको बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर आया है कि स्वयं को हिंदुस्तान की जो तूती कहा था वो कहा था किसने, अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो, यानी कि आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, ए नंबर, ठीक है। करबा का व्रत कहानी किसके द्वारा लिखी गई, करबा का व्रत, करबा का व्रत बताना है, 122 का आंसर, करबा का व्रत एक कहानी किसके द्वारा लिखी गई, कृष्णा सोपती, यशपाल, मोहन राकेश या फिर भीष्म साहिनी, किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों एक करबा का व्रत। और इसका सही आंसर है क्या है, यशपाल, करबा का व्रत लिखी गई दोस्तों एक कहानी यशपाल, है ना। यशपाल जी से भी 1-2 क्वेश्चन आए, इनकी अमिता उपन्यास भी पूछा गया, है ना। और दोस्तों ये करबा का व्रत जो है ये कहानी भी पूछ ली गई, यानी कि 2 क्वेश्चन हो गए यश से, ठीक है, यशपाल जी से। भाषा की लघुत्तम आधारभूत इकाई किसे माना जाता है, यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे उस दिन, क्या हो गए थे, भाषा की लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो ये भाषा की आधारभूत लघुत्तम इकाई पूछा गया था। तो ये आधारभूत लघुत्तम इकाई जो है वो कौन सी है, ध्वनि है। लेकिन यहां पर सार्थक अगर पूछा जाता कि सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो आप शब्द लगाते, क्या लगाते, शब्द। लेकिन यहां पर आपका उत्तर होगा ध्वनि, ध्वनि
ये दोस्तों लघुत्तम आधारभूत इकाई है और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। ठीक है, जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां पर उपमेय पर उपमान का अभेद अभेद आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास नहीं होता है ना दोस्तों, ये बताना है। तीन में से बताओ, तीन में से आपको चयन करना है कि जहां पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपित हो है ना, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न क्रमांक 124 का आंसर सभी लोग चयन करेंगे। सभी लोग लाइक जरूर कर देना एक बार। और यहां पर दोस्तों है ना, यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, नहीं होगा, कट जाएगा है ना, उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, उत्तर होगा आपका रूपक। जहां पर उपमान का है ना, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपित हो वहां पर आपका होता है रूपक अलंकार। कौन सा होता है? रूपक, यानी सी आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर रूपक। वेरी गुड। कुंडलियां छंद का निर्माण कैसे होता है? कुंडलियां छंद, ये कुंडलियां छंद बताना है दोस्तों, इसका निर्माण कैसे होता है ना, जल्दी से बताओ। प्रथम दो चरण काय के होते हैं? प्रथम दो चरण होते हैं दोहा के, है ना, और अंत के जो चार चरण होते हैं वो काय के होते हैं। कुंडलियां छंद का निर्माण आपको बताना है कैसे होता है। 125 और 125 में आंसर आपने चयन किया है कि कुंडलियां छंद का जो निर्माण होता है वो होता है प्रथम दो चरण दोहा के, है ना, बाकी के चार चरण रोला के होते हैं। तो इनको मिलाकर जो बनता है वो बनता है कुंडलियां छंद, है ना। तो आपका जो उत्तर है वो ए नंबर बिल्कुल सही है, ए नंबर बिल्कुल सही। दोहा और रोला से मिलकर बनता है कुंडलियां। किस युग को भारत के लिए अस्मिता की खोज? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। किस युग को भारत के लिए अस्मिता की खोज का युग कहा गया? अस्मिता की खोज का युग कहा गया, यानी कि 126 अस्मिता की खोज का युग कहा गया। तो किस युग को कहा गया? 126 का आंसर आपको चयन करना है। द्विवेदी युग को, प्रगतिवाद को, भारतेंदु या फिर छायावाद को? किसको कहा गया भारत के लिए अस्मिता की खोज? यानी कि प्रश्न क्रमांक 126। सभी लोग लाइक कर देना। आरती जी, सत्य प्रकाश जी, आरसी मलिक जी, ये दोस्तों अस्मिता की खोज कहा गया किसे? छायावाद को। छायावाद यानी आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, डी आपका छायावाद बिल्कुल सही होगा। महादेवी वर्मा की रचनाओं पर किस दर्शन की छाप दिखाई पड़ती है? किस दर्शन की छाप दिखाई पड़ती है महादेवी के दर्शन पर? एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, छायावाद में सबसे रहस्यवादी जो रचनाकार है वो कौन है? तो सबसे ज्यादा जो रहस्यवाद छायावाद में पाया जाता है वो महादेवी वर्मा में, है ना। महादेवी वर्मा ये रहस्यवादी मानी जाती है दोस्तों, है ना, याद रख लेना महादेवी वर्मा। और जो इनकी रचनाओं पर जो छाप दिखाई देती है वो दिखाई देती है बौद्ध दर्शन की। काय की दिखाई देती है? बौद्ध दर्शन की, यानी आपका उत्तर होगा ए नंबर। महादेवी वर्मा की रचनाओं पर किस दर्शन की छाप दिखाई देती है? तो वो उत्तर है बौद्ध दर्शन, यानी ए नंबर जिन्होंने चयन किया है वो बिल्कुल सही है, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन है ना। सूरदास का भक्ति भाव कैसा है? सूरदास, है ना, ये पूछा जाता है एक क्वेश्चन मीराबाई से पूछ लिया जाता है, तुलसीदास या फिर सूरदास, इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास जी का जो भक्ति भाव था वो कैसा था, है ना। मीराबाई का भक्ति भाव कैसी थी, उन्होंने किस प्रकार की भक्ति भावना से भक्ति की, या फिर तुलसीदास ने किस प्रकार से की? तो तुलसीदास ने दास भाव से की, सूरदास ने सखा भाव से की और मीराबाई ने माधुर भाव से की, है ना। तो यहां पर आपका उत्तर क्या होगा? सखा भाव, सखा यानी कि सी नंबर, सी आपका बिल्कुल सही है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों कि अकबर के दरबारी कवि निम्न में से कौन नहीं है? अकबर के दरबारी कवि कौन नहीं है, ये चयन करना है। चतुर्भुज दास, श्रीधर, रहीम या फिर गंग? यहां भी दोस्तों 129 का आंसर, 129 का थोड़ा सा आपको भले ही पता नहीं था कि अकबर के कौन दरबारी कवि नहीं है, लेकिन अगर आपने अष्टछाप पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अष्टछाप जिसने भी पढ़ा था उन पे क्वेश्चन बन गया होगा कि अकबर के दरबारी कवि कौन नहीं थे, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि अष्टछाप में कि जो चतुर्भुज दास थे अष्टछाप के कवि थे, और अष्टछाप के कवि कोई भी अकबर के दरबारी कवि नहीं थे, आपको पता होगा, है ना। तो चतुर्भुज दास यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो ए नंबर बिल्कुल सही होगा, चतुर्भुज दास, ठीक है, ए नंबर, है ना। निम्न में से रसखान के गुरु कौन से थे? ये परसों के या किसी टेस्ट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। अपना जो टेस्ट होता है दोस्तों पेड क्लास में, उसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि रसखान के गुरु कौन थे, है ना। तो कौन माने जाते रसखान के गुरु?
रसखान के गुरु, कल या परसों के टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था, रसखान के गुरु कौन थे? जगन्नाथ गोस्वामी, हेत हरिवंश गोस्वामी, स्वामी हरिदास या फिर विठलनाथ। तो प्रश्न क्रमांक 103 है और रसखान के गुरु आपको बताना है ना। जैसे नंददास के गुरु विठलनाथ हैं, ऐसे ही रसखान के गुरु जो थे दोस्तों वो कौन थे? वो थे विठलनाथ, है ना। रसखान के जो गुरु थे वो थे कौन? विठलनाथ। विठलनाथ यानी कि आपका उत्तर होगा डी नंबर। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, विठलनाथ। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक बताना है। हिंदी साहित्य वाले जितने भी साथी हैं दोस्तों, पंजाब मास्टर कैडर जो हुआ है ना, बच्चों ने स्वयं स्वीकार किया और आप पेपर भी देख रहे हैं कि 90% दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में ये चीजें पढ़ाई गई, आपको रटवाई गई, ट्रिक से याद करवाई गई, है ना। तो आज ही दोस्तों आपको क्या करना है, आपके लिए अगर आप पीजीटी, टीजीटी या हिंदी साहित्य से संबंधित हैं, है ना, हिंदी साहित्य वाले सभी स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड कर लें आज ही, सेल्फ स्टडी क्लासेस। और वहां पर जो आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है वो कोर्स मात्र 1200 रुपए में लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 5000, 10,000, 15,000 नहीं भरना है। लोगों ने 5-5, 10-10 हजार देकर के कोचिंग की है, लेकिन उसके बाद जब आते हैं तो सेल्फ स्टडी क्लासेस में आते हैं और बोलते सर कि ऐसा मटेरियल कहीं नहीं मिला है जो आज सेल्फ स्टडी क्लासेस में आपको मिल रहा है। और जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक जो माना जाता है, कौन माना जाता है? गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, गोपाल राम गहमरी। ठीक है, ये जासूसी उपन्यासकार माने जाते हैं, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, नाटक की कथा वस्तु के स्रोत कौन से हैं? नाटक की कथा वस्तु के स्रोत कौन से हैं, है ना? प्रख्यात उत्पाद्य मिश्र या फिर प्रख्यात लोक प्रसूत उत्पाद्य, प्रख्यात व्युत्पन्न लोक स्रोत प्रख्यात या मिश्र। इस नाटक ने नाटक कर दिया पंजाब मास्टर कैडर वालों का। बहुत सारे लोगों का कटाव बिगाड़ेगा कौन? नाटक। नाटक बिगाड़ेगा, नाटक ने नाटक किया साहब। लगभग 5 क्वेश्चन हो गए नाटक वाले, है ना। और यहां पर नाटक की कथा वस्तु के स्रोत कौन कौन से हैं? तो नाटक की कथा वस्तु के स्रोत माने जाते हैं दोस्तों कौन? प्रख्यात, है ना, उत्पाद्य और मिश्र। ये तीनों माने जाते हैं दोस्तों नाटक की कथा वस्तु के स्रोत। और आपका आंसर 132 का हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों की श्रेष्ठ बताना है आपको। हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों की श्रेष्ठ रचयिता कौन है? हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों की श्रेष्ठ रचयिता कौन है? ये कल ही अपन ने पढ़ा था, है ना, निबंध वाली कक्षा में पढ़ा था। हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों की श्रेष्ठ रचयिता कौन माने जाते हैं? दोस्तों जब अपन शरद जोशी को पढ़ रहे थे कि शरद जोशी साहब, लॉकडाउन लगा था, शरद जोशी साहब ने वाहन सब बंद थे, सोचा कि कैसे उस पार जाएं, है ना। तो सतह से उठता आदमी, सतह से एक सतह से दूसरी सतह जाना था उन्हें, एक सतह से दूसरी सतह। तो शरद जोशी जी भी माने जाते हैं व्यंग्यकार, हास्य व्यंग्यकार। और हरिशंकर परसाई जी भी माने जाते हैं। अपन ने कल पढ़ी थी ना इनकी सभी निबंध। तो ये निबंधों यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर। जीवनी लेखन में निम्न में से क्या अत्यावश्यक होता है? क्या अत्यावश्यक होता है जीवनी लेखक में? सामूहिक उत्तरदायित्व, इतिहास का साक्ष्य, अलंकृत चित्रण या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब अपन जीवनी लिखते हैं तो अपन क्या, जैसे मान के चलो कि आपने महात्मा गांधी पर कोई जीवनी लिखी, है ना, तो आपको महात्मा गांधी की जो ऐतिहासिक साक्ष्य है उनके बारे में आपको पता होने चाहिए। और वो अपन को कैसे मिलेंगे? उन्हें हम जो अपन को जो डाटा मिलेगा या जो साक्ष्य मिलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक साक्ष्य कहेंगे। ये इतिहास के साक्ष्य हैं, है ना, क्योंकि वो चीजें क्या हो गई हैं? बीत गई हैं, है ना। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इतिहास का साक्ष्य यानी बी नंबर। ठीक है, इतिहास का साक्ष्य अत्यावश्यक होता है। एकान्विति निम्न में से किसका अनिवार्य तत्व होता है? दोस्तों एकान्विति बताना है, एकान्विति किसका अनिवार्य तत्व होता है? 135 का आंसर आपको चयन करना है। किसका होता है? कहानी, उपन्यास, निबंध या फिर संस्मरण का। और एकान्विति जो अनिवार्य तत्व होता है दोस्तों वो होता है काय का? निबंध का। निबंध का अनिवार्य तत्व होता है एकान्विति, यानी उत्तर आपका क्या होगा? सी नंबर। एकान्विति निबंध का अनिवार्य तत्व होता है, यानी सी जिन्होंने टिक किया है उनका आंसर फिर सही हो जाएगा। एक बार सभी लोग लाइक कर देना। ठीक है भाई, कौन सा छंद है जिसमें दूसरे और चौथे पद में 13 मात्राएं एवं पहले तथा तीसरे पद में 11 मात्राएं होती हैं? आपने पढ़ी हैं दोस्तों, दोहा में होती हैं क्या? 11-13।
11 13, लेकिन दोहा के उल्टा जो होता है यानी कि 13 11 13 11। तो यहां पर वही पूछी है कि जिसके दूसरे और चौथे में दोस्तों 13 13 मात्राएं एवं पहले तथा तीसरे पद में 11 11 मात्राएं होती हैं, वो कौन सा है? जल्दी से चयन करो। ग्यारह तेरह तो दोहा हो ना। 11 13 13 11। अच्छा, और उसमें मतलब, हाँ, अच्छा, वो 11 13 थे। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है यहां पर दोस्तों कि जो दोहा होता है इसमें होती है कितनी? 13 11, है ना। दोहा में 13 11 और सोरठा में होती है 11 13, है ना। इसको याद रख लेना, है ना। ये सभी याद रख लेना। हाँ हाँ, तो यहां पर उत्तर होगा सोरठा। सोरठा यानी कि ए नंबर, ठीक है, सोरठा। ठीक है, यहां पर देखो, प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूख गया तिये कोमल गात में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति, विरोधाभास, वक्रोक्ति या फिर उत्प्रेक्षा? प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूख गया तिये कोमल गात में कौन सा अलंकार है? हाँ, बिल्कुल सही है। अलंकार यहां पर बताना था कि प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूख गया तिये कोमल गात में अलंकार, और उत्तर होगा आपका यहां पर कौन सा होगा? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी ए नंबर बिल्कुल सही होगा, ए नंबर। ठीक है, ए आपका सही है। सिद्धों और नाथों की क्रमशः संख्या कितनी होती है? सिद्धों और नाथों की क्रमशः संख्या बतानी है। और सिद्धों की संख्या कितनी होती है? 84। और नाथों की संख्या कितनी होती है? 9, है ना। सिद्धों की होती है कितनी? 84, और नाथों की होती है 9, यानी कि उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी। सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कैद नाटक के रचयिता कौन है? कैद, मैंने आपको याद करवाया था कि अगर आपको कैद कर दिया जाए तो आप क्या बहाओगे? बोले सर अश्क बहाएंगे। बस बहाओगे कि नहीं? अगर आपको कैद कर दिया जाए 4-5 दिन तो आप अश्क बहाओगे कि नहीं? बहाओगे। तो कैद नाटक के रचयिता भी कौन होंगे? उपेंद्रनाथ अश्क होंगे या विष्णु प्रभाकर होंगे? है ना, कैद कर दिया जाए तो आप अश्क बहाओगे, अश्क बहाओगे, यानी कि उपेंद्रनाथ अश्क। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, 139 का बी। ठीक है, कौन मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण पर आधारित उपन्यासों से संबंधित नहीं है? या मनोविश्लेषण वादी उपन्यासकार कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 140 का उत्तर, मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? प्रश्न क्रमांक 140। और उत्तर आपका बिल्कुल सही है कि अज्ञेय हैं, जैनेन्द्र कुमार भी है, ईला चंद्र जोशी भी हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल नहीं है, यानी कि उत्तर आपका डी नंबर बिल्कुल सही होगा, है ना। और आपको पता है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जो जनक माने जाते हैं वो जैनेन्द्र कुमार ही माने जाते हैं, है ना। तो बी बिल्कुल सही है, बी नंबर। कालिदास मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? कालिदास, कालिदास जी का मोहन राकेश के दोस्तों नाटक अपन ने पढ़े थे, है ना। पैर तले जमीन, लहरों की राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। और आपने पढ़ा था कि आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है ये कालिदास के जीवन पर आधारित ही है ना। आषाढ़ का एक दिन। और दोस्तों आषाढ़ का एक दिन जो है ये इसके जो पात्र हैं वो कौन है? कालिदास हैं, कालिदास। आषाढ़ के एक दिन में कालिदास, कालिदास यानी कि सी नंबर। ठीक है, मीराबाई के गुरु कौन है? मीराबाई के गुरु बताना, परमानंद दास, रामानुज, रामानंद या फिर रैदास। तो मीराबाई जी के जो गुरु माने जाते हैं 142 में, वो माने जाते हैं दोस्तों कौन? रैदास। कौन माने जाते हैं? रैदास। ये सभी से बनेगा डी नंबर। कौन संत कवि नहीं है? संत कवि कौन नहीं है? मलुकदास, रहीम, कबीर या फिर रज्जब?
और यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा कि मलुकदास तो है, कबीर भी है, रज्जब भी है, कौन नहीं है? रहीम नहीं है, रहीम। यानी उत्तर आपका बी नंबर रहीम बिल्कुल सही है, बी नंबर बिल्कुल सही है। 144 में बताना है दोस्तों, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की किस कृति में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन किया गया है? किस कृति में किया गया दोस्तों? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की किस कृति में भ्रमर गीत परंपरा को दोस्तों अपनाया गया है? भ्रमर गीत परंपरा का इसमें का निर्वहन किया है, निर्वहन हुआ है इस प्रकार से। तो यहां पर आपका अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है ना, और प्रिय प्रवास में ही दोस्तों भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर जिन्होंने टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 9, 12, 7 या फिर 11? रामचरितमानस के कांडों को क्रमबद्ध भी आपको बताना है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं ये भी बताना है। विजय जी, सीमा जी, कमला जी, सुषमा जी, विनोद जी, आपका उत्तर होगा रामचरितमानस में 7 कांड हैं। क्रमबद्ध बताओ सभी लोग, 7 कांडों को क्रमबद्ध कीजिए। ऋषि का विशेषण क्या होगा? ऋषि का विशेषण बताना था, तो ऋषि का विशेषण इच्छा को क्या हुई है? ना हाँ, नहीं है। ऋषि का विशेषण क्या होगा? ऋषि का विशेषण इच्छा की क्या जवाब? यहां पर उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, जो विशेषण है ऋषि का वो है आर्स। क्या है? आर्स, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही, आर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना, इच्छा की भाववाचक संज्ञा क्या है? इच्छा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ये सही होने चाहिए यार। तो इच्छा की जो भाववाचक होगी दोस्तों, यहां पर आपका सी नंबर एसला सही हो जाएगा, एसला सी नंबर। इतिहास से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? इतिहास से संबंध रखने वाले के लिए ऐतिहासिक, इतिहास, ऐतिहासिक। इतिहास से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? हाँ, वेरी गुड मनीषा जी। यहां पर इतिहास से संबंध रखने वाले के लिए ऐतिहासिक सही होगा, ऐतिहासिक है ना, ए नंबर। जो सुन ना सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सुन ना सके, 149। मितभाषी, बधिर, मूक। और उत्तर आपका सही होगा क्या? बधिर। बधिर यानी बी नंबर आपका सही होगा। जो सुन ना सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है बधिर, और बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो बूढ़े कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या कहेंगे? जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या कहा जाएगा, ये भी बताना है। और जो बूढ़ा ना हो उसके लिए कहा जाएगा क्या? अजर। अजर यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जिसको इतने प्रश्न अपन ने 150 प्रश्न पढ़े हैं, जिसको किसी प्रश्न में अगर डाउट हो तो वो कमेंट में बता देना, है ना, किस प्रश्न में डाउट है। उस प्रश्न पर पुनः विचार करके आपको सही उत्तर भी बताया जाएगा। ठीक है, तो वैसे जहां तक तो सभी क्वेश्चन लगभग सही हुए हैं, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है ना, तो वो कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कि इस प्रश्न में डाउट है, तो उस पर विचार किया जाएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, है ना। और दोस्तों सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लें, नीचे आपके कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है ना। इसको आपको दोस्तों क्या करना है, इस लिंक के माध्यम से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप पढ़ना चाहते बहुत अच्छे से, है ना,
दोस्तों आपने पंजाब मास्टर कैडर का देखा, पेपर देखा है ना, लगभग 90% जो अपन सिलेबस अपना अभी कवर हुआ है, इतना पेपर आपके सिलेबस से ही, आपके जो कवर अपन ने किया उसी से ही आया है। जितना अपन ने पढ़ा है ना, वो चीजें अपनी आई हैं, आप लोगों ने खुद पेपर देकर के अनुभव किया होगा, है ना। तो इस प्रकार से जो भी हिंदी वाले हैं, हिंदी साहित्य वाले हैं, वो सभी वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को दोस्तों शेयर भी करना है ना। और आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, जहां पर एक कोर्स दोस्तों आपके लिए लॉन्च किया गया है, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, जहां पर आपको ट्रिकी वीडियो भी होंगे, जहां पर आपका विस्तृत अध्ययन प्लस टेस्ट भी आपका करवाया जाता है ना, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, तो जिन भी साथियों का इसका जो कोर्स का प्राइस रखा गया दोस्तों, वो रखा गया है 1200, मात्र 1200 रुपए में आपका कोर्स मिल जाएगा। आपको 5000, 10,000, 15,000 नहीं देना है। ठीक है, और आपको दोस्तों ये 1200 में मिल जाएगा। ठीक है, सुषमा जी और मायाराम जी, अभिषेक, रीनू जी, अंजलि जी, सभी को धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल। और इसी प्रकार से दोस्तों बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शाम को 5:30 बजे जितने भी पेड मेंबर हैं, पेड मेंबर की क्लास शाम को 5:30 बजे होती है। उसी क्लास में आज अपनी ये क्लास हुई, जिसमें अपन पंजाब मास्टर कैडर का पेपर सॉल्व किया। 150 प्रश्नों का ये पेपर था, लगभग 125 या 30 के आसपास इसका कट ऑफ जाने वाला है ना। तो और भी आगे आने वाले जितने भी पेपर होंगे, उनको भी आपको, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों संस्कृत का भी इसमें अपन ने अलग से जुगाड़ करके आपके लिए क्या दिया है, एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें आप टीजीटी पीजीटी में दोस्तों, है ना, टीजीटी पीजीटी में जो आपका संस्कृत पूछी जाती है 15-20 नंबर की, उसका भी अलग से कोर्स लॉन्च हुआ है, वो भी आप ले सकते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज भी आपकी है दोस्तों, जहां पर 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मात्र आप 500 रुपए में परचेस करके अपनी टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। रिंकू, प्रतिभा जी, रॉबिन जी, ये 1200 में दोस्तों आपका 1 साल तक रहेगा। यानी कि दोस्तों जितने ज्यादा आप लेट होते हो, ठीक है, जितने ज्यादा आप लेट होते हो उतनी वैलिडिटी इस कोर्स की कम होती जाएगी। तो आप सभी लोग जिसको भी लेना है वो जल्द लें, ताकि आपकी जो वैलिडिटी है, मीना कुमारी जी 135 बन रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। तो सभी लोग दोस्तों इस कोर्स को परचेस करें और आसान रूप से अपनी पढ़ाई को दोस्तों आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए, आज को कैसा लगा आप लोगों के लिए सेशन, जरूर बताएं। इन प्रश्नों को आपने हल किया और बहुत बढ़िया तरीके से। आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही। ऐप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, जय